गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? बढ़िया। मैं सेल्फ डॉक्टर आदर्श ओझा और मैं फिर आ गया हूँ आपके परेशान करने एक वीडियो लेकर के जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हम लोग चल रहे हैं एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा है हम लोग ना, सारा मैक्सिमम चैप्टर कर चुके हैं। 3-4 चैप्टर और बचे होंगे इस सीरीज में। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एडी सर गुरुकुल पाठशाला टाइप का चैनल होगा, उस पर सारा कुछ दिया हुआ है, सारा प्लेलिस्ट उसमें बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। सारा वीडियोज मिल जाएंगे आपको। ठीक, अगर डिटेल पढ़ना है तो अलग से वीडियो है, 1 शॉर्ट 2025 करके। एनसीईआरटी का अलग वीडियो है, सब अलग है, आपको सब मिल जाएगा। या तो आप कोई चैप्टर का नाम डालिए, बाद में लिख दीजिए एडी सर, ठीक है, या गुरुकुल पाठशाला, तुरंत आ जाएगा। ओके, तो सब बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें ब्रीदिंग का हो गया वीडियो, ह्यूमन फिजियो का, और बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का हो गया, एक्सक्रीशन का हो गया था। अब ये चौथा वीडियो आ रहा है इसमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। ठीक है, तो बाबू एक और बात, गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, गोलघर, गोरखपुर। देखिए इसमें बाबू नेक्स्ट जो 2026 नीट किसके लिए? नीट 2026 के लिए। किसके लिए? 2026 के लिए एडमिशन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, पहला बैच शुरू हो रहा है बाबू टारगेट का 3 अप्रैल। कब शुरू हो रहा है? 3 अप्रैल को शुरू हो रहा है, जो कि थर्सडे है। ठीक है, एक शुभ दिन है। और 3 अप्रैल को ही 11th का नया बैच शुरू हो रहा है। किसका? 11th का भी। ठीक है ना, तो बैच अनाउंसमेंट फॉर क्लास 11th और टारगेट बैच। ठीक है बाबू, तो 3 अप्रैल जो भी आपके आसपास अड़ोस पड़ोस जो भी 2026 में नीट की तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, करना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पे भेजिए डेमो के लिए। 3 अप्रैल, कौन सा डेट याद रखेंगे? 3 अप्रैल। ओके, आगे देखिए। तो हमारे चैप्टर लोकोमोशन मूवमेंट, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स पढ़ेंगे और डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, कि मसल्स रिलेटेड या हड्डी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट आप लोग तैयार हो जाइए। 1 घंटा, सवा घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटे का वीडियो होता है ये सब। ठीक है, जितने भी ह्यूमन फिजियो के वीडियो है। बाकी इसके पहले लंबे वीडियो 3-3 घंटे के, 6-6 घंटे के वीडियो थे, लेकिन ये वीडियो तगड़ा होने वाला है। और शॉर्ट में ही आप एनसीईआरटी लेके पेंसिल लेके बैठ जाइए। ठीक है, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पानी पी लो थोड़ा सा। तो अभी है संडे, आज है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मैच, और मैं आ गया हूं स्टूडियो में गुरुकुल पाठशाला के। खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, डिस्क्लेमर। ओके, नेक्स्ट। इसमें देखो लोकोमोशन मूवमेंट क्या है, ध्यान देखना। मैं खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं आज भी वहीं या खड़ा हूं देखो, और मान लो कि मैं अपने आंख को ऐसे हिला रहा हूं। ठीक है, ओठ को हिला रहा हूं, कान तो नहीं हिला पाता, मेरा भाई हिला लेता है, पता नहीं कैसे। ऐसे हिला लोगे, ऐसे देखो, सिर्फ एक आईब्रो उठाओ, नहीं कर पाओगे, हो ही नहीं सकता, बहुत कम लोग कर पाएंगे। तो ये मूवमेंट है, आप अपनी जगह पे खड़े रह के अपने बॉडी के पार्ट्स को हिला डुला रहे हो, इसको बोलते हैं मूवमेंट। ओके, और बाबू आप अगर क्या कर रहे हो, अपना लोकेशन चेंज कर रहे हो, अपना प्लेस डिस्प्लेस हो जा रहे हो ना, अपना प्लेस चेंज कर दे रहे हो, अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो, साथ में प्लेस भी चेंज कर रहे हो, इसको बोलते हैं लोकोमोशन। तो हम देखो हाथ हिला रहे हैं तो क्या लोकोमोट कर रहे हैं? नहीं, लेकिन हम पैर हिलाएंगे तो लोकोमोट कर जाएंगे। तो हम कहते हैं अगर आप लोकोमोशन कर रहे हो तो पक्का मूवमेंट आप कर रहे होगे, लेकिन अगर मूवमेंट कर रहे हो तो पक्का लोकोमोशन कर रहे हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम कहते हैं कि all the locomotions are movement, but all movement are not locomotion because some of the movement may lead to locomotion। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं हम लोग। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग का। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है ना, एनिमल और प्लांट की अगर बात करें, ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन जो बनता है यहीं से दूसरी लाइन से ही, और सबको लगता है स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। देखिए क्या है, कह रहा है हाँ एनिमल्स तो ठीक है, मूवमेंट के, प्लांट का है दिया हुआ है, और वाइड रेंज। हाँ बाबू दिया हुआ है, क्या प्लांट बाबू मूवमेंट की बात कर रहा है, लोकोमोशन की बात नहीं कर रहा है। तो क्या प्लांट मूवमेंट नहीं करते? उसके पत्ते, उसके डालियां जो है बाबू क्या मूवमेंट नहीं करती हैं? बिल्कुल करती है। क्या उसके रूट्स बाबू वो जियोट्रॉपिज्म वाला सब पढ़ा नहीं है? वो सब तो सब करते हैं बाबू। तो वाइड रेंज दोनों में आ जाएगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों ही वाइड रेंज का मूवमेंट शो करते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द streaming of protoplasm in the unicellular organism like amoeba is a simple form of movement। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल सब दे रहा है। देखिए स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या है, ध्यान से देखना। एक अमीबा है, कौन बीबा बाबू? अमीबा। ये बाबू अमीबा गंदा सा होता है, मतलब कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अमीबा है। ठीक, क्या होता है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म? ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ये अमीबा है बाबू। ठीक, इसको यहाँ फूड दिख गया, क्या दिख गया यहाँ पे? फूड दिखा। ये क्या हुआ? फूड हुआ, दिखा। तो अब ये मूव नहीं कर सकता, हाथ पैर तो है नहीं इसके पास। अब क्या करेगा? ये जो इसका इस साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म जो इसके अंदर है ना, ये प्रोटोप्लाज्म जो है यहाँ पे भरा हुआ है
लिक्विड वो इधर शिफ्ट होगा, और जब इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ से नए नए ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन्स क्या क्या, सेल ही यूनिसेलुलर है, तो यहाँ पे एक जो शेप इसका चेंज हुआ, यहाँ भी शेप चेंज हुआ, और बाद में इसको क्या कर लेगा, अपने अंदर कर लेगा, और यहाँ से ये चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो अब देखो ये जो अमीबा इतना उधर पीछे था अब यहाँ आ गया, तो हम इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शिफ्ट किया और ये खाना खा लिया, और ये जो नया नया जनरेट हुआ है इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट करके स्यूडोपोडिया। तो अब पहले इसका लोकेशन यहाँ था, अब लोकेशन इसका चेंज हो गया। तो ये लोकोमोशन का सबसे सिंपल एग्जांपल है अमीबा का, जो कोई हम कहते हैं कैसे मूवमेंट हुआ है बाबू, सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट है बाबू स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एकदम ध्यान से समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया से मूवमेंट, फ्लैजिला का मूवमेंट, टेंटिकल्स का मूवमेंट, ये सब बाबू कई ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, ये सब मूवमेंट के एग्जांपल्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव लिम्स, ह्यूमन अपने हाथ पैर हिला सकता है, जॉ अपना बाबू ये जॉ जबड़ा हिला सकता है, आईलिड्स जैसे हमने हिला के दिखाया अभी, टंग जीभ भी हिला सकता है, एटसेट्रा। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन ए चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। याद रखना, सम ऑफ द मूवमेंट, कुछ मूवमेंट से लोकोमोशन हो सकता है। सच वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब इच्छा के अनुसार मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट जो आपको अपने जगह से मूव करने पे मजबूर कर दे उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। वॉकिंग, एग्जांपल लोकोमोशन का, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब क्या है बाबू? लोकोमोटरी मूवमेंट है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बाबू क्या मूवमेंट वाले जो मूवमेंट करते हैं उनसे अलग नहीं होते, उन्हीं स्ट्रक्चर से लोकोमोशन होता है। फॉर एग्जांपल इन पैरामीशियम, चलिए एग्जांपल देखते हैं पैरामीशियम का। पैरामीशियम सीलिया, पैरामीशियम में क्या होता है? याद रखो पीसी, प्रियंका चोपड़ा पीसी, पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स। मूवमेंट ऑफ, एक सेकेंड, हेलो, अच्छा कहाँ पे हैं आप? अभी 1 घंटे बाद आ सकते हैं क्या? ठीक है, तो ब्यास नगर में जो लास्ट वाला घर नहीं है जो यादव जी का है, हाँ उसी में वहीं जाके दे दीजिए। वहीं पे कार खड़ी होगी एक्सयूवी, व्हाइट कलर की एक्सयूवी, उसी पे रख दीजिएगा। ठीक है, ठीक, हाँ हाँ, अच्छा हम बोल दे रहे हैं, आप वहीं रहिए, भेज रहे हैं। एक सेकंड दोस्तों, कट वट नहीं करने जाएंगे इसको। हमें मैं सोचना कि हम कट करने जा रहे हैं, ट्रिम करेंगे, नहीं, क्या दिक्कत हो गया भाई, इंसान है तो है, टीचर काम पड़ गया। अभी मान लो डिलीवरी आई है, मैं कैसे उसको मना कर दूं? बस 1 सेकंड स्किप कर देना, और क्या। हेलो हेलो, हाँ नीचे एक सामान आया है लेने जाके, OTP बता रहा हूँ मैं, प्रीपेड है, ठीक है ना? OTP नोट कर लो जल्दी से, मैं थोड़ा वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है? 1 सेकेंड, 6435, जल्दी जाओ। ओके, अब देखिए क्या हुआ इसमें, कह रहा है पैरामीशियम है, इसमें सीलिया होता है। क्या होता है? सीलिया, जो कि हेल्प करता है किसमें? मूवमेंट ऑफ फूड, फूड को मूव कराता है साइटोफेरिंग्स में, जहां पे वो जाकर के डाइजेस्ट होगा, फेरिंग्स में जहां पे वो खाता है खाना, एंड इन लोकोमोशन एज वेल। तो कह रहा है कि सीलिया अगर मूवमेंट में काम कर रहा है बाबू, उसका पीछे ये देखो, ये असर्शन है, ये रीजन है, देखो ध्यान से। असर्शन कह रहा है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। कहने का मतलब यह है कि अगर बाबू कोई एक ऑर्गन है, कोई जो मूवमेंट करा रहा है, तो वही लोकोमोशन भी कराएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सीलिया बाबू फूड का मूवमेंट कराता है, और इसी से लोकोमोशन भी होता है पैरामीशियम में। एकदम सिंपल, ये रीजन हो गया उसका। हाइड्रा कैन यूज इट टेंटिकल्स फॉर, हाइड्रा में क्या होता है? टेंटिकल्स होता है, फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे, अपने शिकार को, अपने खाना वाना को जो है वो कैप्चर करने के लिए टेंटिकल्स का यूज करता है, और लोकोमोशन में भी यूज करता है। वी यूज, हम अपनी बात करें तो हम लिम्स, हाथ पैर यूज करते हैं अपने बॉडी पोस्चर को, जगह को चेंज करने में, और लोकोमोशन बॉडी के पोस्चर, हम बॉडी का जो पोस्चर है, मतलब मान लो हमने पोस्चर चेंज कर दिया तो इसी का हम लिम्स का यूज किए, और हमने लोकेशन चेंज किया, लिम्स का यूज किए। तो हमारे लिए लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए सबके लिए अलग अलग नहीं स्ट्रक्चर्स होते हैं, याद रखेंगे। द अबव observations suggest that
मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। इससे ये पता चलता है कि हमको मूवमेंट और लोकोमोशन को स्टडी अलग अलग स्टडी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, हमको एक साथ स्टडी करना है। द टू मे बी लिंक बाय स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। हम कह सकते हैं कि सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशंस। याद रखेंगे इस बात को, पहले ही बता दिया मैंने। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स वैरी विद देयर हैबिटेट। हैबिटेट के हिसाब से, पानी में है कि हवा में है कि जमीन पे है, सबका अलग अलग लोकोमोशन का तरीका और उसके ऑर्गन्स होते हैं। द डिमांड ऑफ सिचुएशन, तो लोकोमोशन कह रहा है मेथड ऑफ लोकोमोशन किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, पहला हैबिटेट से, दूसरा डिमांड ऑफ सिचुएशन, क्या सिचुएशन का डिमांड है। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड। लोकोमोशन किस किस कारण होता है, खाने के लिए, शेल्टर यानी कि जगह ढूंढने के लिए अच्छे से, मेटिंग करने के लिए, मेट मतलब मेटिंग पार्टनर जो ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड यानी कि एक जैसा जगह जहां पे अच्छे से ब्रीडिंग हो सके, बच्चा पैदा हो सके, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है हमको अपने हिसाब से वो मिल सके, टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज या प्रेडेटर से बचने के लिए। इन सब ये जो दो चार दो छह तरीका आपको दिया हुआ है, इसकी वजह से मतलब छह एक रीजन है जिसकी वजह से हमको लोकोमोशन की आवश्यकता पड़ती है। अब पढ़ेंगे ना टाइप ऑफ मूवमेंट। तो टाइप ऑफ मूवमेंट में देखा जाए कि कितने तरह के मूवमेंट होते हैं। सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप्स ऑफ, मेन टाइप बोला है, थ्री टाइप नहीं, मेन टाइप, कई सारे होते हैं लेकिन मेन की बात करेंगे तो तीन होता है। पहला है अमीबॉइड, दूसरा है सिलियरी और तीसरा है मस्कुलर। तो ये तीन मेन टाइप के मूवमेंट होते हैं ह्यूमन के सेल्स में। देख लेते हैं कैसे। सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस। चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमीबॉइड की। किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहला हेडिंग क्या है, ये सबसे पहला जो तीन करोड़ का पैरा है ना, तीन तरह के मूवमेंट है। अमीबॉइड मूवमेंट की बात करें अगर हम, ध्यान देखना, सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस। पहला एग्जांपल क्या है अमीबॉइड का, मैक्रोफेज। ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। ये लोग क्या करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया, जो कि स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। जैसे कि अमीबा में हमने देखा स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म करके, ये मैक्रोफेज का और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं क्या करते हैं, बाहर से आने वाले मटेरियल्स जो भी पैथोजेंस होते हैं या फिर नॉन पैथोजन जो भी बाहर से आ रहे हैं फॉरेन पार्टिकल्स, उनको खा जाते हैं। तो खाने वो सेल है और खाने के लिए क्या करना पड़ता है उनको अपना शेप चेंज करके उनको अंदर ले लेते हैं। तो ये भी अमीबॉइड मूवमेंट का एग्जाम्पल होता है। बाय द streaming of protoplasm as in amoeba. Cytoskeletal element like microfilament, बहुत माइक्रोफिलामेंट होते हैं। जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट होता है सेल चैप्टर में आपने देखा होगा, वो भी एमीबॉइड मूवमेंट में। बाबू सीलिया फ्लैजिला का साइटोस्केलेटल से देखा था आपने किस तरह से, याद करिए, स्ट्रक्चर ऑफ पेरिट्यूबुलर, सेंट्रोसोम, सेंट्रियल, वहां पे पढ़ा था आपने साइटोस्केलेटल्स के बारे में। तो अगर आपको एग्जांपल पूछे अमीबॉइड मूवमेंट का, पहला आपने बोला मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट, तीसरा आप बोल देंगे, क्या बोलेंगे बाबू, बोलेंगे साइटोस्केलेटल एलिमेंट। उसका एक एग्जांपल है माइक्रोफिलामेंट। ये भी क्या करता है, कैसा मूवमेंट शो करता है बाबू, वो करता है अमीबॉइड मूवमेंट। अब दूसरा एग्जांपल आता है इसका, सॉरी दूसरा जो दूसरा टाइप है मूवमेंट का ह्यूमन बॉडी में, वो है सिलियरी मूवमेंट। पहला क्या था, अमीबॉइड मूवमेंट। चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर, याद रखना हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन जो ट्यूबुलर हैं, जो अंदर से हॉलो हैं, और लाइन भाई वो अंदर से सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइन होते हैं, यानी कि उनके अंदर सीलिया होता है। जैसे फैलोपियन ट्यूब हुआ, ट्रैकिया हुआ, ये सब सीलिया होता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल। ठीक है, वो क्या करता है, एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, कह रहा है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया। ट्रैकिया में जो सीलिया का मूवमेंट है वो क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं बाबू, ध्यान से देखना, तो हवा अंदर जाता है, तो हवा के साथ डस्ट भी जाते हैं, तो डस्ट भी अंदर चला जाएगा, इसीलिए सीलिया उसके अपोजिट मूवमेंट करा करके डस्ट को ऊपर फेंकता है। तो हमें कहते हैं ट्रैकिया में, पहला एग्जाम्पल सीलिया का मिल गया हमारी बॉडी में, ट्रैकिया ठीक डस्ट पार्टिकल को बाहर कर देता है, एटमॉस्फेयर में कर देता है। पैसेज ऑफ ओवा, दूसरा एग्जांपल जो होता है सिलियरी मूवमेंट का, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलियरी मूवमेंट। कह रहा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है, उसमें भी सीलिया होता है, और वो क्या करता है, जो ओवा है ना बाबू, जो ओवम है, जो फीमेल एग है, उसको बाबू उसको क्या करता है, मूव कराता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तीसरा आता है बाबू, तीसरा मस्कुलर मूवमेंट। तीसरा क्या आता है, मस्कुलर मूवमेंट। इसको देखिए, मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, tongue etc. require muscular movement. The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movements by human beings and majority of multicellular organism. जो multicellular organism से majorly और जो human है, इन सब के पास एक होता है contractile organism, मसल कहते हैं, उस मसल का यूज करके muscular movement होता है। हम देखेंगे मसल के बारे में आगे अच्छे से।
लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम इन दिस चैप्टर। तो कह रहा है लोकोमोशन को अगर करना है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, अलर्ट, लोकोमोशन करना है तो आपको एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, तीन सिस्टम का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा। पहला मस्कुलर, दूसरा स्केलेटल और तीसरा न्यूरल। ये तीनों जब साथ मिलकर काम करेंगे तभी आप चल पाएंगे। तीनों में से एक गायब हुआ तो आप चल नहीं पाएंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट the type of muscles, their structure, mechanism of their contraction and important aspect of the skeletal muscle। तो आप यहाँ पे ध्यान देखो, एकदम ध्यान देखो, चैप्टर को छोटा कर दिया। कह रहा है कि आप मसल्स के बारे में तो पढ़ोगे, लेकिन कौन से मसल के बारे में पढ़ने जा रहे हो? एक चीज दिमाग में रखना, हमको पढ़ना तीनों के बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन बेसिकली पूरा चैप्टर किसके बारे में पढ़ना है? स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ना है। याद रखना मसल क्या है। मसल, यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट द सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है जो आपका सेल मेम्ब्रेन, जो सेल है इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन से निकला होता है क्या? सेल मेम्ब्रेन से निकला होता है सीलिया और फ्लैजिला। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। अब देखो इंसान में एक और मूवमेंट होता है, चौथा मूवमेंट, जो मेन टाइप का तो नहीं है लेकिन है, मूवमेंट है, तो चौथा होता है फ्लैजिला की हेल्प से, फ्लैजिलर मूवमेंट। इसका एग्जांपल होता है स्पर्मेटोजोआ। जो हमारा स्पर्म होता है बाबू, ये जो हम कहते हैं टेल है ना इसका, तो टेल नहीं, एक्चुअली में फ्लैजिला होता है, याद रखना इसको। तो स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। तो बाबू फ्लैजिलर मूवमेंट का 3 एग्जांपल, पहला स्पर्मेटोजोआ, याद रखना, पहला क्या? स्पर्मेटोजोआ। याद रखना फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला से मूवमेंट जो होता है, सीलिया से बताया था, पैरामीशियम में सीलिया होता है। फिर बाद में देखा हमने कि सीलिया हमारे ह्यूमन में जो बॉडी में जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है, जैसे हमारा हुआ ट्रैकिया और हुआ फैलोपियन ट्यूब, लिख लेना वहीं पे। ये 3 एग्जांपल होंगे सीलिया के। और फ्लैजिला के एग्जांपल जो है स्पर्मेटोजोआ हो गया, यानी मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। और दूसरा कैनाल सिस्टम, जो वाटर कैनाल सिस्टम है, किसमें जैसे कि ओस्टिया ऑस्कुलम होता है ना, ओस्टिया और ऑस्कुलम ये होता है, तो यहाँ पे इसमें फ्लैजिलाज होते हैं जो इसको पानी को मूव कराते हैं। तो हो गया आपका, फिर दूसरा हो गया क्या? कैनाल सिस्टम, किसमें? स्पॉन्जेस में फ्लैजिलर मूवमेंट शो करता है। तीसरा क्या बताया? तीसरा यूग्लिना में, किसमें? यूग्लिना जो होता है बाबू, जो प्रोटोजोन है, इसमें भी क्या होता है? फ्लैजिलर मूवमेंट होता है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, मसल्स इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। मसल की ओरिजिन क्या होती है? ये हमारे एम्ब्रियो के जो दूसरा एम्ब्रियोनिक लेयर है, जिसे मेसोडर्म कहते हैं, उससे बना है, मेसोडर्मल होता है। 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल। तो यानी कि किसी भी ह्यूमन, अगर मान लो कोई 200 किलो का है तो उसका 40 से 50%, यानी कि उसका जो है 90 से 100 किलो क्या होगा? मसल होगा। यानी कि हमारी बॉडी अगर 100 किलो की है तो उसमें से 40-50 किलो क्या होगा? मसल ही होगा, याद रखेंगे। They have specialized properties like excitability। तो देखो मसल्स की प्रॉपर्टी क्या है? पहला excitability, contractility, extensibility एंड इलास्टिसिटी। ये बाबू देखो 4 प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या समझना? जो मसल होता है वो एक्साइट हो सकता है। एक्साइट का मतलब क्या होता है? वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, जैसे आपने देखा था नोडल टिश्यू जो होता है, जो आपका कार्डियक मसल होता है। तो एक्साइटेबिलिटी हो सकती है, यानी कि कैन प्रोड्यूस, याद रखना कैन प्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, सब वही लिख लेना एनसीईआरटी में। एक्शन पोटेंशियल यानी कि स्टिमुलस बिना दिए कर सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल, याद रखना इसको। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब क्या होता है? शॉर्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, शॉर्टेन, अपना लेंथ कम कर सकता है, शॉर्टेन हो सकता है। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है इंक्रीज हो सकता है, अपने लेंथ को ओरिजिनल से इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज लेंथ, ठीक है ना, एक्सटेंसिबिलिटी। और इलास्टिसिटी का मतलब है कि अगर शॉर्ट हुआ है तो वापस आ जाएगा, लॉन्ग हुआ तो भी वापस आ जाएगा। तो यानी कि रीगेन, कैन रीगेन इट्स शेप। ये होता है 4 प्रॉपर्टी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। मसल्स को डिवाइड किया, कई क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है, जैसे लोकेशन के बेस पे कई तरह के मसल होते हैं, अपीयरेंस के बेस पे कई तरह के मसल्स होते हैं, और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी, किस तरह से वो एक्टिविटी रेगुलेट कर रहे हैं अपने आप या फिर ब्रेन की हेल्प से, इसके हिसाब से भी कई तरह के मसल्स होते हैं। तीन तरह का ये डिवीजन है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। अगर हम सिर्फ लोकेशन, एकदम ध्यान से हम समझना, ये मत सोचना कि जो डिवीजन दिया है ना स्केलेटल, विसरल और कार्डियक, ये तीनों के बेस पे दिया, नहीं, सिर्फ लोकेशन के हिसाब से हमने कहा लोकेशन के हिसाब से अलग तरह के मसल्स होते हैं, और हम कहें कि उनका अपीयरेंस कैसा है, स्ट्रेटेड, इसके लिए अलग तरीके के होते हैं। और अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ देयर, इनकी एक्टिविटी कौन रेगुलेट कर रहा है, उसके हिसाब से अलग तरीके के मसल्स होते हैं। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ बात किया है लोकेशन। तो लोकेशन के हिसाब से बाबू देखा है तो बाबू जो हमारे हड्डियों से चिपके होते हैं उन्हें स्केलेटल
कहते हैं जो हमारी अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को बना रहे हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स हैं जो विसरल हैं जो अंदर हैं उनको विसरल मसल स्मूथ मसल कहते हैं, और जो हमारे हार्ट को बनाता है उसे कार्डियक मसल कहते हैं। तो तीन तरह के मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तीन तरह के मसल्स होते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, चल रहा है एनी प्रॉब्स? ओके नाइस। पहला आता है स्केलेटल मसल। तो बता दिया हमने स्केलेटल सिस्टम आपकी हड्डियों से जो चिपका हुआ मसल है उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका अपीयरेंस क्या है? स्ट्रिप्ड है। कैसा है? बना के दिखाते हैं। देखिए स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है। कैसा अपीयरेंस है? स्ट्रिप्ड, ऐसे स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, इसीलिए इसको हम स्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइएटेड मसल कहते हैं। स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, स्ट्रिप्ड मसल या स्ट्राइएटेड मसल, ठीक है। अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड, इसलिए हमको इसको स्ट्राइएटेड मसल कहते हैं। ओके, एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल टू। इन्हें हम वॉलंटरी मसल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे इच्छा के अनुसार चलते हैं। ये ऐसा मसल है जो हम चाहें, ब्रेन तो सब कंट्रोल करता है, लेकिन ये जैसे हम चाहें कि स्टाइलस को फेंकना है तो फेंका गया, यानी कि जो मसल है वो हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे विल के अनुसार, हमारी वॉलंटरी के अनुसार काम कर रहा है, इसलिए कहते हैं वॉलंटरी मसल। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज ऑफ द। कोई पूछेगा विच मसल इज प्राइमरली इन्वॉल्व, जो प्रमुख रूप से कौन बाबू रिस्पॉन्सिबल है लोकोमोशन के लिए और बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए, तो किसको टिक करना है? स्केलेटल मसल को। ओके नेक्स्ट, विसरल मसल। विसरल मसल देखेंगे अगर आप स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में तो ऐसा कुछ होता है, एकदम पतला सा एकदम फाइबर की तरह होता है, पतला सा। ये जो आपका विसरल मसल है, जो स्मूथ मसल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्मूथ मसल। चलिए विसरल मसल्स, विसरा बाबू देखो ध्यान से, विसरा का मतलब होता है ना अंदर। विसरा का मतलब क्या होता है? अंदर। तो विसरल मसल जो होते हैं अंदर, हमारे जो बॉडी के अंदर जो खूब ना इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हुए, चाहे हमारा पेट हुआ, चाहे इंटेस्टाइन हुआ, ये सब बाबू स्मूथ मसल से बने होते हैं। इसका दूसरा नाम ही है स्मूथ मसल, ठीक है। आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम नॉन स्ट्रिएटेड कहते हैं। नॉन स्ट्रिएटेड, इसमें बाबू स्मूथ इसलिए नाम है ना, स्मूथ क्यों नाम है? क्योंकि इसमें स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड अपीयरेंस नहीं है, एकदम स्मूथ है ये, ठीक है। एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस, हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल, इसीलिए हम इसको स्मूथ मसल कहते हैं, या नॉन स्ट्रिएटेड कहते हैं, ठीक। Their activities are not under the voluntary control, इनकी एक्टिविटी वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर नहीं होती है बाबू नर्वस सिस्टम के, और therefore इसे हम इनवॉलंटरी मसल कहते हैं। तो अगर कोई पूछे ना, ध्यान समझ, इनवॉलंटरी मसल पूछे तो कह देना कि अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कई सारे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। अगर इनवॉलंटरी मसल कोई कह रहा है तो समझ जाओ, बिना कहे कि वो स्मूथ मसल है। अगर वॉलंटरी कहे, क्या कहे? वॉलंटरी कह देना सर कार्डियक भी तो इनवॉलंटरी है, लेकिन नाम किसको दिया गया? इनवॉलंटरी नाम इसी को दिया गया है, कार्डियक को नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर जो मसल है वो कौन है? वो स्मूथ मसल है। इनवॉलंटरी कौन होता है? कार्डियक भी होता है, लेकिन हम इसी को नाम देते हैं इनवॉलंटरी, याद रखना। अब देखो एक और बात, स्ट्राइएटेड बोले, हम बोले स्ट्राइएटेड मसल का नाम बताओ, तो स्ट्राइएटेड मसल कौन है? कौन है? आपको पता है स्ट्राइएटेड हम उसको भी कहते हैं, कार्डियक को भी, लेकिन स्ट्राइएटेड मसल कोई बोले तो समझ जाना किसकी बात हो रही है? स्केलेटल की। एकदम ध्यान से क्वेश्चन ऐसे लगाए जाते हैं। दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो बाबू जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसी बना है, तो फूड का डाइजेशन उसमें करे, ट्रांसपोर्टेशन में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमीट थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट, आप देख रहे हैं सब चीजें। नेक्स्ट आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, एकदम ध्यान से, as the name suggests, cardiac muscles are the muscles of heart। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, डायग्राम के साथ पढ़ना है, इसकी और प्रॉपर्टी जाननी है, तो आप सीधा सिंपल सा सर्च करिएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है ना। और ये एनिमल टिश्यू नाम से, या तो इसी नाम से है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है ना। मैंने पढ़ाया, पहला लेक्चर था मेरा इस पे, जो मैंने स्लाइड बना के पढ़ाया, उसमें 2-2,5-3 हज़ार व्यू होंगे, आप देख लीजिएगा अच्छे से, वहां पे सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है। चलिए लिखा है, हाँ, मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल, यानी कि इसे हम कहते हैं ब्रांच्ड होता है। क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। कह दो एनसीईआरटी नहीं दिया है बाबू, इसका मसल ऐसे होता है, देखो
देखने में एकदम लगता है किसकी तरह, देखने में किसकी तरह लगेगा बाबू, देखने में लगेगा स्केलेटल की तरह, लेकिन ब्रांच होता है, ये अंतर होता है। और जो स्केलेटल होता है वो ब्रांच नहीं होता है, स्केलेटल ब्रांच नहीं होता है। ठीक है, कैसे दिखाते हैं, देखो देखो ये ब्रांच्ड है, देखो दोनों एसी में से निकला हुआ है, इसे ब्रांच्ड कहते हैं। तो ब्रांच होता है, स्ट्रिप्ड इसमें होता है, लेकिन एक अंतर होता है, इसमें होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, दे आर इनवॉलंटरी, ये भी इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक, और ये होते हैं बाबू स्ट्रेटेड, याद रखना। तो हमको क्या याद रखना है, स्केलेटल मसल, ध्यान देखो, स्केलेटल बोल रहा हूं, स्केलेटल तो बोलो क्या होगा, स्ट्रेटेड नॉन स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड। ठीक, और वॉलंटरी इनवॉलंटरी वॉलंटरी। ठीक है, पहला हो गया ये फर्स्ट वाला स्ट्रेटेड और वॉलंटरी। दूसरा हम बोले स्मूथ मसल तो क्या बोलोगे, नॉन स्ट्रेटेड, क्या बोलना, नॉन स्ट्रेटेड। वॉलंटरी इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी। ठीक 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 बाबू, अगर हम बात करें कार्डियक मसल तो दिखने में कैसा स्केलेटल की तरह बोल दे स्ट्रेटेड, लेकिन काम कैसा करेगा, स्मूथ की तरह, यानी क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी। क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी। याद रखना, बस इतने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक, इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ होता है, कम्युनिकेशन जंक्शन कहाँ होता है, कार्डियक में, ये पढ़ा होगा आपने स्ट्रक्चरल में, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मसल बंडल्स क्या होते हैं, फेसिकल्स क्या होते हैं, फैसिया क्या होता है। चलिए मसल पे आ जाते हैं अब, एनाटॉमी ऑफ मसल्स एकदम याद अच्छे से। फैसिया फेसिकल बहुत कंफ्यूजन होती है आपको, अब नहीं होगी, जिंदगी में नहीं होगी, देख लेना। चलिए वादा, ध्यान से देखिएगा। इसके पहले ना व्हाइट हो जा रहा था पूरा ना लेक्चर में, डायग्राम अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था, इसमें हो रहा है, चलो हो रहा है। ठीक, सीख रहा हूं मैं, ध्यान देखना आप बाबू, देखो ध्यान से, देखो ये बाबू मान लेते हैं मसल है, ये मसल का टुकड़ा है, स्केलेटल मसल का टुकड़ा। किसका टुकड़ा, स्केलेटल मसल का टुकड़ा। ठीक है, इसमें ये गोल गोल चीजें दिख रही हैं, एकदम ध्यान से, जैसे नोट्स में पढ़ाता हूं मैं, एकदम ध्यान से, इसमें गोल गोल चीजें दिख रही हैं। तो बाबू ये मसल का टुकड़ा है, ये है स्केलेटल मसल। क्या है ये, एकदम ध्यान से समझना, सब समझ में आ जाएगा, स्केलेटल मसल है ये। इसमें जो चीजें हैं जो गोल गोल है बाबू, ये गोल गोल जो चीजें हैं, इसको निकाल दिया बाहर, इसको हम बोलते हैं ना मसल बंडल। क्या बोलते हैं, एकदम ध्यान से, मसल बंडल बोलते हैं। मसल बंडल का दूसरा नाम होता है फैसिकल, एकदम ध्यान से, फैसिकल, मसल बंडल और फैसिकल बोलते हैं। और ये जो मसल बंडल है आपस में कनेक्ट होते हैं कोलेजनस टिश्यू से, इस टिश्यू को बोलते हैं बाबू फैसिया। एकदम ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से। जो स्केलेटल मसल है उसको ऐसे काट दो, उसमें गोल गोल चीजें दिखेंगी, वो जो सिलेंड्रिकल गोल गोल चीजें हैं ना बाबू, वो उन्हें हम कहते हैं बाबू, उन्हें खींच दो बाहर फाइबर के रूप में, उन्हें मसल बंडल कहते हैं। जो मसल फाइबर की एकदम बंडल है, और इसे बोल दिए मसल बंडल। और वो मसल बंडल का दूसरा नाम बोल दिए फैसिकल्स। क्या बोल दिए, फैसिकल्स। और जो ये मसल बंडल है, ये भी मसल बंडल है, ये भी मसल बंडल, ये आपस में कनेक्ट है, इस कनेक्शन को बोलते हैं फैसिया। एकदम ध्यान से, क्या बोलते हैं, फैसिया। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये काटा गया, ऐसे काटा गया ना, देखो ये सब मसल बंडल है। ये क्या है, ये देखो ध्यान से एकदम अच्छे से, ये एक मसल बंडल, दो मसल बंडल, तीन मसल बंडल, चार मसल बंडल, पांच, ये सब मसल बंडल है। और ये मसल बंडल देखो फैसिकल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फैसिकल या मसल बंडल, कोई दिक्कत। मसल बंडल के अंदर बाबू क्या चीजें होती है, मसल फाइबर, यानी कि मसल बंडल इज द बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। देखो ध्यान से, फिर से देखो इसको अगर हम बाहर निकालें, देखना, इसको एक के किसी को बाहर निकाल दिया आपने, ये क्या है, एक मसल बंडल है, इसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स हैं बाबू। हम काटेंगे तो फाइबर अंदर घुसा होगा ना, पेन मान लो घुसा है तो ऐसे काटोगे तो ऊपर सर्कुलर दिखेगा ना, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे छोटे छोटे फाइबर दिखेंगे, इन्हें बोलते हैं मसल फाइबर। क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोल दें मसल सेल, एनसीईआरटी का डायग्राम है मसल सेल। क्या बोलेंगे, मसल सेल। ठीक है, मसल सेल। सार्कोलेमा, ध्यान देखना, मसल फाइबर का दूसरा नाम मसल सेल, एनसीईआरटी। सार्कोलेमा क्या है, ये सब क्या है, चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ, आपने मसल फाइबर को बाहर खींचा, किसको बाहर खींचा, मसल फाइबर को बाहर खींच दिए, तो मसल फाइबर के बीच में एकदम ध्यान देखो, इसमें भी ऐसे गोल गोल कुछ नजर आएगा आपको, ध्यान देखना, मसल फाइबर के बीच में गोल गोल चीजें नजर आएंगी, ध्यान देखना। इसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। हम इसी की बात करने वाले हैं, मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट, मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट, जो कि ऐसे कुछ दिखेगा। अभी हम उसको बात करेंगे, उसके बारे में भी चर्चाएं अच्छे से चलेंगी। और देखिए कुछ और बातें, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है इसमें एक ना फ्लूइड भरा होता है, जो ग्रीन कलर दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और जो इसका ना अंदर से कवरिंग है, हर एक, याद रखना, हर एक मसल सेल या मसल फाइबर जो है उसकी जो कवरिंग होती है अंदर से, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। बस फिर से देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना। लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल in detail. Under the structure and mechanism of contraction, each organized muscles, skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundles. तो हमारा जो भी ये मसल है वो किसका बाबू ऑर्गेनाइज फॉर्म है? इट इज द नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल्स, या तो फेसिकल्स का गुच्छा है, हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, CCC ट्रिपल CT, ठीक है ना। कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं फैसिया, ठीक। आपने देखा ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर, सारा मसल के अंदर खूब ज्यादा मसल फाइबर होते हैं। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा, और जो मसल फाइबर है उसके अंदर बाबू जो लाइनिंग है, जो कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं कि वो है सार्कोलेमा। एकदम अच्छे से सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। इसके अंदर भरा होता है फ्लूइड जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर इज अ सिंसिटियम। सिंसिटियम मतलब होता है बाबू मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा न्यूक्लियस। एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। ओके। The endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber, is the storehouse of the calcium ion. देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मसल में थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, उसको हम बोल रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर यानी मसल, देखो ध्यान से देखो, ये है मसल, ये पूरा आपका मसल है, स्केलेटल मसल। इसको आपने काटा, इसमें से एक खींचा तो बंडल निकला। बंडल किसका निकला? जो बंडल निकला वो बंडल था मसल फाइबर का, सॉरी मसल, जो बंडल निकला उसको हम बोले मसल बंडल। क्या बोले? हाँ, उसको देखो फिर से सुनो, हम मान लो काटा आपने मसल को, आपको गोल गोल चीजें दिख रही हैं, उसको बोलते हैं मसल बंडल। क्या बोलते हैं? फेसिकल। या और दोनों कनेक्ट होते हैं आपस में किससे? कई सारे मसल बंडल, फेसिया से। आपने देखा बंडल क्यों कह रहे हैं? इट इज बंडल ऑफ मसल फाइबर, इट इज अ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर। आपने उसमें से खींचा एक को तो एक मसल फाइबर निकला। मसल फाइबर के अंदर जो कवरिंग होती है ना उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। मसल फाइबर के अंदर जो फ्लूइड भरा है ना उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। और जो सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर बाबू जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल ऑर्गेनल होता है वो थोड़ा मॉडिफाई हो गया, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहां पे कैल्शियम स्टोर होता है। कैल्शियम क्यों स्टोर होता है? जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन का तो देखेंगे कि क्या फायदा है मैकेनिज्म उसका, कैल्शियम का। चलिए, तो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन कौन है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filament in the sarcoplasm called myofilaments। चलिए ध्यान देखिए, कह रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी स्केलेटल मसल का वो ये है, मसल फाइबर का वो ये है, प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट। सार्कोप्लाज्म के अंदर बाबू सबसे छोटी यूनिट जो होती है मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। अभी देखेंगे हम। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। देखेंगे हम कि मायोफाइब्रिल के अंदर डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, अभी हम दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। डिटेल स्टडी ऑफ द मायोफाइब्रिल हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द striated appearance is due to the distribution of pattern of two important proteins, actin और मायोसिन। कोई कह दे कि जो स्केलेटल मसल स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है, स्ट्रैटेड अपीयरेंस है, किसकी वजह से? तो कह देना एक्टिन और मायोसिन का जो प्रोटीन है वो पैरेलली अरेंज है, जिसकी वजह से ये ऐसा अपीयरेंस होता है। हम आगे देखेंगे। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड, whereas the dark band called A or anisotropic band contains मायोसिन। कंटेन क्या? मायोसिन। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक। चलिए समझते हैं क्या है ये। चलिए कुछ आपको यहाँ पे कंट्रोवर्सी बातें भी बताएंगे, ध्यान देखना। देखो बाबू, ध्यान देखो, ध्यान देखो। ध्यान से देखो, देखो बाबू, ये है एक मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। क्या है ये? जिससे बना होता है, जो कि जिससे पूरा ग्रुप को हम कहते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर ग्रुप को बोलते हैं मसल बंडल। मसल बंडल का दूसरा नाम फेसिकल। फेसिकल आपस में कनेक्ट है फेसिया से, और मसल बंडल के ग्रुप बोलते हैं मसल। ठीक है, तो बाबू ये जो है ध्यान से देखना, ये दो तरह के प्रोटीन से बना है। ये जो पिंक कलर का मैं दिखा रहा हूँ आपको, पतला पतला, इसे हम बोलते हैं एक्टिन। क्या बोलते हैं बाबू? एक्टिन। और जो मोटा मोटा ये दिख रहा है बाबू, ये भगवा कलर का है, इसे बोलते हैं मायोसिन। कौन सिन? इसे बोलते हैं
मायोसिन। ठीक है, हो गया ये है एक्टिन, ये है मायोसिन। ओके, एकदम ध्यान से समझना जो बोलने जा रहा हूँ। अब वो देखो कह रहा है कि ये जो ना बैंड बनाता है, क्या बनाता है? बैंड। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें, देखो ये जो लाइन खींच रहे हैं, ठीक है ना, ये लाइन ये है आपका, इसमें सिर्फ बाबू दिख रहा है ना, इसमें सिर्फ एक्टिन है। क्या है इसमें? सिर्फ एक्टिन। इसको बोलेंगे आई बैंड। क्या बोलेंगे? आई बैंड। देखो एक बैंड बना रहा है ऐसे, इसको बोलेंगे आई बैंड। यहाँ अगर इसकी बात करें, देखो ध्यान से, यहाँ इतना, इसमें आई बैंड भी है, एकदम ध्यान से देखो, रेड वाला, इसमें आई बैंड भी है, और इसमें सॉरी इसमें एक्टिन भी है, मायोसिन भी है। इसको बोलते हैं ए बैंड। देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, जहाँ पे मायोसिन है और उसके ऊपर कौन ओवरलैप किया हुआ है? एक्टिन। इसको हम बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं? ए बैंड। अब देखो एनसीईआरटी ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। एनसीईआरटी कहती है कि आई बैंड में एक्टिन होता है, ठीक है, सब कुछ समझता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी ये भी कह रही है ए बैंड में सिर्फ मायोसिन होता है। ये गलत है। आपको देखिए बाबू, जो ए बैंड है ना, जो देखो ये ए बैंड है, देखो ध्यान से, ये जो मायोसिन है, क्या है ये? मायोसिन। इसके ऊपर बाबू कौन है? देखो इसके ऊपर कौन है? ध्यान देखो, इसके ऊपर ये एक्टिन है, ये भी एक्टिन है। देखो ध्यान से, ध्यान देखो, इसके ऊपर कौन है? ये एक्टिन है, ये भी एक्टिन है। ये अगर मायोसिन है, ये भी मायोसिन। देखो ये मायोसिन है, एकदम ध्यान समझना, एकदम कोई भूलोगे नहीं। तो ये भी एक्टिन है, ये भी एक्टिन है, ये मायोसिन है। ये क्या है बाबू? मायोसिन। रेड वाले करें इसको। देखिए, ध्यान देखिए, एकदम ध्यान से एकदम बाबू, ये जो ब्लैक वाला है ना, ये है एक्टिन। एकदम ध्यान देखो, जो ब्लैक वाला है क्या है? एक्टिन है, और जो रेड वाला है ये क्या है? मायोसिन। अब बैंड की बात करें, देखो एक एक्टिन का कुछ हिस्सा जो है ना, देखो ध्यान से, एक्टिन कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऐसे ओवरलैप्ड है, ठीक, लेकिन कुछ हिस्सा ओवरलैप नहीं है। एकदम ध्यान से देखना, ये कुछ हिस्सा है जो ओवरलैप नहीं है। तो ये जो ओवरलैप वाला हिस्सा नहीं है, ध्यान देखो ना, ये वाला हिस्सा, इसे सिर्फ, इसमें कौन है? इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक्टिन अकेला है। इसको बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है आइसो माने सेम, यानी कि सेम, सिर्फ एक तरह का बैंड, सिर्फ एक तरह का इसमें प्रोटीन है, वो कौन है? एक्टिन। अब देखो ध्यान से, ये हो गया, हम ध्यान से देखो। अब देखो ये पार्ट, ये जो इतना पार्ट है, ये बड़ा सा मोटा बैंड जो है, इसमें बाबू आई भी है, सॉरी इसमें एक्टिन भी है, और इसमें मायोसिन भी है। तो इसे हम एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं, यानी कि दो तरह का प्रोटीन। कितने तरह का प्रोटीन? तो याद रखना एक बात हमेशा कि आई बैंड में सिर्फ एक्टिन होता है, और ए बैंड में एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब हमारी एनसीईआरटी, देखो ध्यान से, हमारी एनसीईआरटी गुड़ गोबर कर बैठी है, क्या देखो लिखा है, क्या लिखा है कि देखो ध्यान से, द लाइट बैंड, जो हल्का है, जो अकेला है, लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड, वेयर एज द डार्क बैंड कॉल्ड ए और एनिसो। एनिसो का मतलब ही होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ए बैंड कंटेन मायोसिन। ठीक है, लेकिन ओनली तो नहीं लिखा है, तो इसीलिए हम कहते हैं। लेकिन अब एनसीईआरटी लिखी है मायोसिन, तो ये स्टेटमेंट अगर आता है तो हम मायोसिन को टिक मार देंगे। ठीक, अगर ओनली लिख के आता है तो गलत कर देंगे। तो याद रखना, जो ए बैंड होता है उसमें दोनों होते हैं। चलिए, बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल। ठीक है, दोनों पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक, आगे देखिए, एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट। तो एक्टिन होता है पतला होता है, हेंस द कॉमनली कॉल्ड, इसलिए इसको थिन बोलते हैं, और मोटा होता है मायोसिन तो थिक बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। इन द सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट इट। द थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन। चलिए समझते हैं जेड लाइन क्या है। चलिए देखिए ध्यान से, देखो ये है आपका, ये है बाबू, देखो ध्यान से, ये आपका है क्या? ये थिन फिलामेंट, ये है थिक फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट के बीच में एक लाइन अटैच है, इसको बोलते हैं जेड लाइन। तो यानी कि आई बैंड को बाइसेक्ट कर रहा है, आई बैंड को बाइसेक्ट यानी बीच में से काट रहा है। तो जो एक्टिन है इसके बीचों बीच, आई बैंड है इसके बीचों बीच एक लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं जेड लाइन। और जब आप यहाँ ए बैंड है ना, इसके बीचों बीच जो जाता है, इसको हम देखेंगे, बोलेंगे एम लाइन। क्या बोलेंगे? एम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम लाइन। ठीक है, अब कुछ और बातें क्लियर कर दें यहाँ पे, एकदम ध्यान से देखो, ध्यान देखना एकदम बाबू। ये है आपका एक्टिन, ये भी आपका है एक्टिन। ठीक है, एक्टिन और यहाँ पे भी है एक्टिन। अब ध्यान देखो, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये है मायोसिन,
ये है मायोसिन। ठीक है, कोई दिक्कत एकदम ध्यान से, बस एक फिगर में सब समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बाबू, देखो ये है आपका आई बैंड, ये वाला क्या है जो ब्लैक से बनाया मैंने, ये है आई बैंड। ठीक, नेक्स्ट ये जो है आपका ये आपका ए बैंड, क्या है ये ए बैंड, और फिर इसके बाद क्या प्रेजेंट होगा, ये आपका है आई बैंड, क्या है ये आई, यहाँ तक ये है आपका आई बैंड, फिर इसके बगल में क्या होगा ए बैंड, तो आई बैंड फिर ए बैंड फिर आई बैंड फिर अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो ये पक्का यकीन हो गया, कोई दिक्कत, जो आई बैंड के बीचों बीच है जेड लाइन, ए बैंड के बीचों बीच जो आएगा एम लाइन। चलिए दोनों फाइबर होते हैं, बात खत्म। चलिए देखें नेक्स्ट। इसके बाद देखो बाबू, ये जो आई बैंड है वो एम लाइन के ऊपर, जो आई बैंड है वो, ये जो एम लाइन है, सॉरी जो आई बैंड है वो जो फिर से देखो ये जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर कुछ पार्ट्स पोर्शन ओवरलैप किया इस तरह से। देखो ये है मायोसिन, ये एक्टिन दोनों ओवरलैप किया हुआ है। जहां ओवरलैप किया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पे ओवरलैपिंग नहीं हुई है, इस नॉन ओवरलैपिंग जोन को कहते हैं, ऐसे जोन कहते हैं द सेंट्रल रीजन ऑफ मायोसिन विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन, इसे बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं, एच जोन। अब देखो नेक्स्ट आता है सार्कोमेयर। बाबू एक जेड लाइन है, यहाँ एक जेड लाइन है, इसके बाद भी यहाँ एक जेड लाइन होगा, यहाँ भी जेड लाइन होगा, तो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच की दूरी को बोलते हैं सार्कोमेयर। क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। ध्यान से देखना आप इसको, आगे जो पढ़ने वाले हैं। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर का बना होता है जेड लाइन। क्या बना होता है, जेड लाइन, विच बाइसेक्ट इट। द थिन फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन। जो थिन फिलामेंट है वो दोनों साइड से ऐसे उससे जुड़ा होता है जेड लाइन से। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइबरस। देखो अगर बोलेगा इलास्टिक फाइबर तो जेड लाइन, अगर बोले थिन फाइबरस मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं बाबू, एम लाइन बोलते हैं। The A and I band are arranged alternately throughout the length of the myofibrils। तो ये पूरे मेम्ब्रेन के मायोफाइब्रिल की लेंथ जो है वो A और I, पहले A है फिर I है फिर I है फिर A, मतलब अल्टरनेट, पहले AI है तो A होगा फिर I फिर A, ऐसे होते हैं। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर्ड एट द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड द सार्कोमेयर। कह रहा है कि दो जेड लाइन के बीच की जो दूरी है ना, पूरा जो दो जेड लाइन के बीच का पूरा एरिया है, पूरा जो मटेरियल है उसको सार्कोमेयर कहते हैं, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में तो यही नजदीक आएंगे, यही दूर जाएंगे, और इसी से हम पहचान कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इन अ रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट, अब ध्यान से एकदम अच्छे से क्वेश्चन जो बनेगा, रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा कि जो एज होता है ना, जो एज होता है, जो दोनों मतलब जो आपका एक्टिन फिलामेंट है, दोनों का एज जो है इस पे ओवरलैप किया रहता है इन रेस्टिंग स्टेज। एकदम ध्यान देखना, एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप, पार्शियली थोड़ा सा ओवरलैपिंग रहेगी, थोड़ा सा एज जोन बढ़ा रहेगा। एंड ऑफ थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, जो थिक फिलामेंट के सेंट्रल पार्ट को थोड़ा सा छोड़ दे रही है। दिस सेंट्रल पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, इसी को बोलते हैं हम एच जोन। यानी कि एम जो मायोसिन है बाबू, उसके ऊपर का वो हिस्सा जिसपे कोई नहीं ओवरलैपिंग हुई है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं, एच जोन। एकदम ध्यान से। अब देखिए कहता है कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या क्या कम हो जाता है, तो फिर देखो अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एच जोन खत्म, क्योंकि थिन फिलामेंट पास आएंगे। ए बैंड यानी कि आई बैंड पास आ रहा है, आई बैंड पास आ रहा है, थिन फिलामेंट पास आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो लाइट बैंड है वो पास आ रहा है, उनके बीच की दूरी कम हो रही है, तो सार्कोमेयर कम हो रहा होगा। जेड लाइन पास आ रहे हैं और वो सार्कोमेयर कम हो रहा है, सार्कोमेयर शॉर्टेन हो रहा है, और ए बैंड का लेंथ सेम रह जा रहा है। ए बैंड जो है अपना वैसे ही रह जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी देखेंगे आगे हम। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, देखते हैं क्या है बाबू। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या है, आपने देखा कि एक्टिन और मायोसिन जो है इन्हीं को हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कह रहे हैं। ठीक है ना, ये सब चीजें हैं, तो क्योंकि यही जो है बाबू वो उसको रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं, यस, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एसी क्यों नहीं चल रही, ऑल गुड।
चलो each actin filament is made up of two filamentous actin helically wound to each other. Each F actin is polymer of monomeric G actin. क्या कह रहा है, जो भी एक्टिन फिलामेंट है, जो एक्टिन फिलामेंट है वो किससे बना है, दो F एक्टिन से, दो फिलामेंटस एक्टिन से बना है जो कि आपस में हेलिकली वाउंड है, अभी दिखाएंगे। ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन। हर एक जो एफ, देखो जो एक्टिन है, एकदम ध्यान से, जो एक्टिन है वो किससे बना है, दो एफ एक्टिन से, ठीक। जो एफ एक्टिन है वो किससे बना है, जी सब यूनिट से बना है, जी सब यूनिट से। यही हम दिखाने वाले हैं आपको, एकदम ध्यान से, एकदम ऐसे देखना। टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन, इसके अलावा दो और बाबू फिलामेंटस प्रोटीन है, पहला है ट्रोपोमाइसिन और दूसरा नेक्स्ट है बाबू क्या, नेक्स्ट क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगा ट्रोपोनिन। तो ये कुल मिला के 4 प्रोटीन ऐसे ही हो गए। पहला कौन हुआ, एफ एक्टिन, दूसरा जी सब यूनिट या जी ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है, हम देखेंगे अभी। चौथा ट्रोपोमाइसिन। चलिए देखते हैं कैसे होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखो ये जो ग्रीन दिखाया गया है, ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये ग्रीन है, ये है बाबू आपका, एकदम ध्यान से देखना, जो ग्रीन वाला है ना, ये आपका है जी यानी ग्लोबुलर, ठीक है ना, जी एक्टिन समझ लो, ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है, जो कि मोनोमर है, क्या है, मोनोमर ऑफ एफ एक्टिन। मोनोमर किसका है, एफ एक्टिन का। ये जो पूरा है ना, ये पूरा, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोल रहे हैं एफ एक्टिन। क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं एफ एक्टिन। तो ये फिलामेंटस एक्टिन है जो गोल के एक्टिन से बना हुआ है। तो ये गोल है, ये एफ एक्टिन है, सॉरी गोल है, तो जी एक्टिन है। इनसे जब कुल मिला के बन गया तो इसको हम बोल रहे हैं एफ एक्टिन। 2 प्रोटीन ऐसे ही हो गए। इसके बाद देखो ध्यान से, ये जो रस्सी की तरह ये गया हुआ है, पूरा रस्सी की तरह, ये जो रस्सी की तरह गया, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलते हैं, ट्रोपो, जो हेलिकली वाउंड है सब, ट्रोपोमायोसिन। क्या है ये है ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ऐसे गोल यहाँ पे जो देखो, ऐसे गोल ना, ऐसे ऑडी की तरह ऐसे गोल 3 प्रोटीन है, इसे बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो कुल मिला के कितने, एफ एक्टिन में कितने हुए, पहला हुआ एफ एक्टिन खुद है, जो एक्टिन है, जो एक्टिन प्रोटीन है वो पहला एफ एक्टिन से बना है। एफ एक्टिन किससे बना है, जी एक्टिन से बना है, ठीक है। उसके बाद क्या इसके पास है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन। और उसके बाद क्या है, ट्रोपोनिन। क्या है, 4 स्ट्रक्चर से मिलके ये बना हुआ है। देखें इसमें ट्रोपोनिन लिखा है ना, a complex protein troponin is distributed at regular intervals on the tropomyosin. In the resting state, a subunit of troponin masks the active binding site for the myosin on the actin filament. अभी देखेंगे हम कि जो मायोसिन होता है, जब आ करके वो एक्टिन से चिपकता है तभी कॉन्ट्रैक्शन होता है। एकदम ध्यान से मेरे वर्डिंग्स को ध्यान देना। जो मायोसिन है जब आ करके एक्टिन से चिपकता है तभी जा करके कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मान लो ये एक्टिन है, इसका बाइंडिंग साइट है जहाँ पे मायोसिन आके चिपकेगा। तो ये जो मायोसिन का बाइंडिंग साइट है ना एक्टिन के ऊपर, ध्यान समझना, इसको हमेशा तो ये कॉन्ट्रैक्शन कराना नहीं है, तो इसको हम ढक के रखते हैं। ढकता कौन है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन आके मास्किंग करता है, यानी कि रिलैक्स स्टेट में, यानी कि नॉर्मल स्टेट में जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो जो एक्टिन है ना, एक्टिन का जो जी सब यूनिट होता है उसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, जहां मायोसिन का हेड आके बाइंड करता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। तो हम नहीं चाहते हमेशा कॉन्ट्रैक्शन हो, तो उसके लिए ट्रोपोनिन क्या करता है, उसके ऊपर जाके बैठा रहता है, वो उसको मास्किंग प्रोवाइड करता है। जब वो ट्रोपोनिन हटेगा तभी ये जाके बाइंड कर पाएगा, तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा। हम आगे देखेंगे, तो याद रखना है इसको। इसीलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देखो फिर से लिखा है इन द रेस्टिंग स्टेट। किसमें, रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, अ सब यूनिट, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट हैं, 3 देखा आपने, उसमें से एक सब यूनिट क्या करता है, मास्क करता है, ढकता है, कवर करता है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन। जो एक्टिन फिलामेंट पे मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है उसको ढक के रख रहा है। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका पहला कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसका नाम है एक्टिन। क्या नाम है इसका, अब हम पढ़ने वाले हैं मायोसिन। तो ईच मायोसिन
थिक फिलामेंट जिसे कह रहे हैं, इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, ये भी पॉलीमर होता है। मेनी मोनोमरिक प्रोटीन कॉल्ड मेरोमायोसिन, इसका मोनोमर यूनिट कौन है, मेरोमायोसिन है। constitute one thick filament. Each meromycin has two important parts, a globular head within a short arm and a tail, the former being called the heavy meromycin and the latter the light meromycin. The HMM component, that is head and short arm, project outward at regular distance and angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament and is known as cross arm. चलिए समझाते हैं क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे। देखो बाबू, देखो देखो ये मेरोमायोसिन है, ये क्या है, मायोसिन नहीं है, याद रखना। ये क्या है, ये मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। मेरोमायोसिन, मायोसिन का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है, देखो इसमें से मेरोमायोसिन निकले हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो ये मायोसिन है, ये क्या है, मायोसिन, और इसमें से एक स्ट्रक्चर जो हम दिखा रहे हैं ये है मेरोमायोसिन। तो मेरोमायोसिन इज द मोनोमर यूनिट ऑफ। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो ये जो चीजें दी हुई हैं एकदम ध्यान से देखना। देखो ये आपका हेड है, ये क्या है आपका हेड, देखो ये जो गोल वाला है ये आपका क्या है, हेड है। जो ऊपर जो हरा हरा दिया हुआ है, ऊपर जो एकदम एनसीईआरटी रटना पड़ेगा, यहाँ एक्टिन बाइंडिंग साइट है। क्या है ये, एकदम ध्यान से देखना, पूछा जाएगा, ये मत कहना डायग्राम क्लियर नहीं था, ये सब तो रट लो ना कि ऊपर वाले जो साइट्स हैं ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे क्या होगा, एक्टिन को ये बाइंड करेगा जाके, ठीक। ये नीचे वाला जो बड़ा बड़ा ग्रीन है, नीचे वाला, इसको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं, एटीपी, कौन टीपी, एटीपी बाइंडिंग साइट, ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, ठीक। अब देखो ये जो बड़ा वाला ये हेड है और ये टेल है, क्या है, हेड है, टेल है, एक तरह से ये बोलते हैं हम, ये है इसका बाबू क्या है, ये ध्यान से देखना, ये आपका नेक है, ये क्या है, ये एक तरह से नेक है, ध्यान से देखना, ठीक। अब ध्यान से कुछ चीजें एकदम ध्यान से फिर से देखो, इसको पढ़ दें हम, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। Each meromycin has two important parts, a globular head with a short arm and a tail. अब देखो globular head with short arm, देखो ये जो ग्लोबुलर हेड है एकदम ध्यान से देखना, और ये हम बोलेंगे शॉर्ट आर्म। क्या बोलेंगे, शॉर्ट आर्म, ध्यान समझना। ये हेड प्लस शॉर्ट आर्म को हम बोल रहे हैं क्रॉस आर्म, हेड प्लस शॉर्ट आर्म को बोल रहे हैं क्रॉस आर्म। शॉर्ट आर्म है क्या, ये देखो टेल है पूरा, ये क्या है, टेल है, ऊपर हेड है, तो ये जो बचा है ना ये वाला पार्ट, इसे शॉर्ट आर्म कह रहे हैं। तो हेड और शॉर्ट आर्म, याद रखना, क्रॉस आर्म इज इक्वल टू, लिख लेना वहीं पे जो पहली बार पढ़ रहे हो, हेड प्लस शॉर्ट आर्म, याद रखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो ऊपर वाला जो बाइंडिंग साइट है किसके लिए है, एक्टिन के लिए, जाके एक्टिन से चिपकेगा, और नीचे वाला एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे एटीपी बनेगा, यहाँ पे एटीपेज एंजाइम जो है खर्च होगा, देखेंगे हम एटीपेज, यहाँ पे एटीपी खर्च होगी, तब जाकर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ये हो गया आपका। तो जो टेल है इसको अकेले हम बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन, यानी कि मेरोमायोसिन का सबसे हल्का वाला हिस्सा, और जो ये जो आपका ये बताए थे हम क्रॉस आर्म, इसे बोलते हैं HMM, हैवी मेरोमायोसिन। क्या बोलते हैं, हैवी मेरोमायोसिन। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ठीक है। द HMM कंपोनेंट दैट इज द हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर, तो प्रोजेक्ट है, ऐसे मान लो है पूरा टेल है, ये निकला हुआ है, कौन निकला हुआ है, शॉर्ट आर्म प्लस हेड, तो ऐसे निकला हुआ है। तो ये देखो ये पूरा टेल है, तो कह रहे इसको ना एक हो गया, ये मतलब कि कह रहा है क्या, ध्यान से देखो कि एक मेरोमायोसिन, देखो ध्यान से, एक मेरोमायोसिन, टेल है निकला हुआ एक मेरोमायोसिन, फिर यहाँ से टेल है एक मेरोमायोसिन, एक टेल है मेरोमायोसिन, इस कुल मिला के बोलते हैं मायोसिन। तो कह रहा है जो शॉर्ट आर्म है और हेड है यानी क्रॉस आर्म, वो रेगुलर इंटरवल पे प्रोजेक्ट आउटवर्ड है, इसे हम क्रॉस आर्म कहते हैं। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम, जो ग्लोबुलर हेड है बाबू वो खुद एक एक्टिव क्या है, एटीपेज एंजाइम है जो एटीपी बनाएगा, एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट है, एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। दो जो हेड है उसके पास दो लोग के लिए एक्टिव साइट है, एक एक्टिन के लिए एक एटीपी के लिए, बस खत्म, कोई दिक्कत, अच्छे से एकदम सिंपल लिखा है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान से, मैकेनिज्म क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी व्हिच स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ
थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। जब थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, लेकिन ध्यान से देखो, जब थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करता है, स्लाइड 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 स्लाइड, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और यही बाबू जो है बताता है कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। साइंटिस्ट किसने दिया था, नहीं जरूरी है जानना। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कैसे होता है, चलिए मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो कर देता हूं थोड़ा सा। चलो नहीं क्या जगह, थैंक यू वाले में, अच्छा चलो यही बता देता हूँ, देख रहे हैं यहाँ से। और ये थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ गया है, यहाँ बताता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान देखना सब लोग। ठीक है ना, ये मसल का टुकड़ा है, ये क्या है, एक मसल का टुकड़ा, ठीक है। ये आपका ब्रेन है, एकदम ध्यान से, बस 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट 2 मिनट। ब्रेन है, ब्रेन से आता है मोटर न्यूरॉन। कौन आता है बाबू, मोटर न्यूरॉन आता है। मोटर न्यूरॉन ब्रेन से आता है, ये मोटर न्यूरॉन है, सिग्नल लेके, क्या लेके आ रहा है, सिग्नल, ठीक, सिग्नल। ये मसल का टुकड़ा है, यहाँ पे होते होंगे रिसेप्टर्स, क्या होते होंगे, रिसेप्टर्स होते होंगे, एकदम ध्यान देखना। ये नर्वस सिस्टम, ये यहाँ पे न्यूरॉन खत्म हो रहा है, यहाँ से मसल शुरू हो रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो या तो बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, या तो बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। इस पूरे को, ये मसल प्लस न्यूरॉन, इन सबको कुल मिला के बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं मोटर यूनिट, क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट बोलते हैं। चलो देखो यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ पे होता है, ये मसल में क्या होता है, इसमें होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जहाँ पे कैल्शियम भरा होता है, क्या भरा होता है, कैल्शियम भरा होता है। ध्यान से देखना बाबू, यहाँ से सिग्नल आया कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। जैसे ही सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए आया, यहाँ पे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो मसल्स बाबू, न्यूरॉन तक तो आ गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लेकिन यहाँ से कूद के कैसे आएगा, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, क्या होते हैं, एसिटाइल कोलाइन, समझ लो, एसिटाइल कोलाइन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है। ये यहाँ रिसेप्टर्स पे आएंगे, और जब रिसेप्टर्स पे आएंगे, मतलब कि मान लो ये अपना कोई मैसेज लेके आया था, अब मैसेज यहाँ नहीं आ सकता, ये बीच में नदी है, तो नदी बाबू इसको न्यूरोट्रांसमीटर को अपना मैसेज बता दिया, कहा जाओ उस पार लेके जाओ, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर मसल के यहाँ पे आए, रिसेप्टर्स पे आए, और मैसेज को फिर से कन्वर्ट किया गया, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, किसमें कन्वर्ट किया गया, सिग्नल में। और इस सिग्नल पूरे मसल फाइबर में फैल गया, पूरे मसल फाइबर में फैल गया। और जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचा, कहाँ पहुंचा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे पहुंचा, बाहर निकलने लगा कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक, इसमें ये है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में कौन निकलने लगा, कैल्शियम। सारा कैल्शियम कहाँ निकल के आया, सार्कोप्लाज्म में सारा कैल्शियम निकल के आ गया। अब ध्यान देखना, सारा कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में निकल के आ गया। बाबू आपको पता है, आपको क्या पता है, ध्यान से मैं बताता हूँ आपको क्या पता है। आपको पता है कि ये है बाबू एक्टिन, क्या है ये, एक्टिन। एक्टिन का ये बाइंडिंग साइट है, क्या है एक्टिन का, एकदम ध्यान से देखना, ये एक्टिन का है बाइंडिंग साइट, ये है एक्टिन, ये इसका है बाइंडिंग साइट, जहां पे मायोसिन आएगा। तो इस पे हमने ट्रोपोनिन को बैठा रखा है, किसको बैठा रखा है, ट्रोपोनिन को। अब देखो ध्यान से, यहाँ मायोसिन आ रहा है, कौन आ रहा है, यहाँ पे मायोसिन आ रहा है। तो जब मायोसिन आएगा तो ट्रोपोनिन यहाँ बैठा हुआ है एक्टिन के पास, तो मायोसिन जाके नहीं चिपक पाएगा। तो कैल्शियम आया, कौन आया, कैल्शियम। कैल्शियम सार्कोप्लाज्म जैसे रिलीज हुआ, वो ट्रोपोनिन को बजा ले गया। तो जैसे ही कैल्शियम, ध्यान सुनना, जैसे ही कैल्शियम आया, वो ट्रोपोनिन को ले गया और ट्रोपोनिन को चिपका लेगा, क्योंकि इसकी एफिनिटी ट्रोपोनिन के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो बाबू अब खाली हो गया। अब जैसे ही खाली हुआ, तुरंत यहाँ पे मायोसिन अपना हेड लगा दिया और कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तुरंत क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और एक एटीपी खर्च हुई, कितनी, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बना, क्या बना, क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज जैसे ही बना, एक एटीपी खर्च हुई, ये हो गया पूरा। क्या हुआ, फिर से सुनिए, ब्रेन से आया सिग्नल, कहां से आया, ब्रेन से आया सिग्नल, कौन लाया, मोटर, मोटर लेके आया, कौन लेके आया, मोटर, मोटर न्यूरॉन लेके आया सिग्नल, कौन लेके आया, सिग्नल। तो यहाँ पे आया सिग्नल, कहाँ आया सिग्नल, जहां पे सिग्नल खत्म हुआ, जहां पे मोटर न्यूरॉन खत्म हुआ, वहां से मसल शुरू हुआ, इसको बोलते हैं एनएमजे, यानी कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या तो मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। ठीक, यहाँ से अब बाबू जो न्यूरोट्रांसमीटर है मैसेज लेके इस पार आ गया है, रिसेप्टर्स लगे हैं, रिसेप्टर क्या करेंगे, उस मैसेज को रिसीव करेंगे, फिर से कन्वर्ट करेंगे वहां पे, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में फिर से मतलब एक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट हुआ, और ये पूरा सिग्नल पहुंच गया पूरे सेल के, यानी पूरे फाइबर्स में, हर पार पहुंच गया। इसको बोलते हैं हम कि सार्कोप्लाज्म, जैसे सार्कोप्लाज्म में सिग्नल पहुंचा, वहां से कैल्शियम बाहर निकला, देखो ध्यान से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे सिग्नल पहुंचा, तो कैल्शियम सारे रिलीज हो गए, कहां पे, सार्कोप्लाज्म में। और बाबू कैल्शियम कहां गया,
कैल्शियम किसके पास गया, कैल्शियम गया किसके पास, कैल्शियम गया बाबू आपका ट्रोपोनिन के पास, जो कि ढक के रखा हुआ था मायोसिन के बाइंडिंग साइट को, जो कि एक्टिन पे था। तो जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन को हटा दिया वहां से, तैसे ही मायोसिन गया और जो एफ एक्टिन है उसके ऊपर बाइंड कर गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक एटीपी खर्च हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब रिलैक्सेशन करना है। रिलैक्सेशन करना है तो फिर मैसेज सिग्नल आया होगा, और जैसे सिग्नल आएगा तुरंत कैल्शियम वापस चला जाएगा, और जब कैल्शियम सारे वापस चल जाएंगे ट्रोपोनिन फ्री हो जाएगा, ट्रोपोनिन जाके वहां अटैच हो जाएगा और रिलैक्सेशन हो जाएगा। वहां से कौन हट जाएगा, वहां से मायोसिन हट जाएगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, एक एटीपी खर्च हो जाएगा, कहानी खत्म, रिलैक्सेशन हो गया। तो एक बार रिलैक्सेशन में और एक बार आपका जो है कॉन्ट्रैक्शन में कितने एटीपी खर्च हुए, 2 एटीपी कुल मिला के, एक रिलैक्सेशन में एक कॉन्ट्रैक्शन में। यहाँ पे और कुछ चीजें देखो, ये डार्क बैंड है, डार्क बैंड ए बैंड है, लाइट बैंड देखो हल्का है व्हाइट है तो इसे बोल दिया आई बैंड है। ठीक है, ये क्या है, लाइट बैंड के बीच में जेड लाइन है, ये क्या होगी, एम लाइन होगी। तो ये सब चीजें हैं, एकदम ध्यान से ये सब ध्यान देखिएगा, सब कुछ बता दिया मैंने। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी हमने आपको समझा दिया। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसने सिग्नल भेजा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल भेजा, वाया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ब्रेन से सिग्नल लेके आता है, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक ले जाता है। अब मोटर न्यूरॉन और अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। देखो तो पूरा जो यूनिट था उसको मोटर यूनिट कहते हैं। जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन जहां खत्म हुआ और जो सर्कोलेमा जहां से मसल शुरू हुआ उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, एनएमजे, या तो मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, सब बता दिया मैंने। नेक्स्ट, अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसे हम बोलते हैं, एक एग्जांपल है एसिटाइल कोलाइन, विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सर्कोलेमा। फिर से वो सर्कोलेमा में जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर, ये मसल फाइबर के थ्रू पूरा एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज हो गया। ठीक, लेवल लीड टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाइंड किया इन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग, मास्किंग हट गई एक्टिव साइट की मायोसिन के लिए। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एटीपी जो टूटा, एटीपी टूटा होगा तो क्या बना होगा, एडीपी और पीआई। तो जब एटीपी टूटा तो एनर्जी निकली, तो उस एनर्जी खर्च करके द मायोसिन हेड नाउ, अब मायोसिन का हेड बाइंड करेगा और बाबू क्या हो जाएगा, जो एक्सपोज्ड एक्टिव साइट था एक्टिन पे वहां पे जाके बाइंड कर लेगा और क्रॉस ब्रिज बना देगा। क्या बना देगा, क्रॉस ब्रिज। देखो यहाँ पे ये क्या है, पूछेगा ऐसे फिगर देके पूछेगा एकदम टेस्ट में, ध्यान से देखना क्या पूछेगा कि ये क्या है, तो ये कह देना क्रॉस ब्रिज है, क्या कह देना। ये देखो ये बाबू क्या है, देखो ये क्या है, एक्टिन, ये है मायोसिन, मायोसिन का हेड है, मायोसिन का हेड एक्टिव पे जाके लग रहा है, क्रॉस ब्रिज बन गया। क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज। और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यानी कि एक एटीपी खर्च हुई है। अब बाबू यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हो रहा है, देखो पहले ऐसे था, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, टूटने वाला है क्रॉस ब्रिज। यहाँ पे क्रॉस ब्रिज टूट गया, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज और रिलैक्सेशन हो गया, वापस फिर आ गया एक्टिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट है, फिर से देखो फिर से टूटने वाला, साइकिल चलती रहेगी, खत्म। ठीक, ये होता है। अब क्या हुआ, इसके आगे कैसे हुआ, दिस पुल्स द अट्रैक्टेड अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। कह रहा है जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ए बैंड के ऊपर जो आई बैंड है वो पुल हुए, आप पास आ गए। कहां आ गए, पास। तुम ध्यान से क्वेश्चन बनेगा, द जेड लाइन अटैच्ड टू दिस एक्टिन्स आर आल्सो पुल्ड इनवर्ड। तो अगर आई बैंड पास आ रहे हैं तो जेड लाइन भी पास आएंगी, देयर बाय कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेर, सार्कोमेर भी पास आएंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। इट इज क्लियर फ्रॉम द above steps that during shortening of the muscles, that is contraction, the I band get reduced. I band क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, जबकि A band retain the length, A band में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। The myosin रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। फिर बाबू जो एडीपी पीआई रिलीज हुआ यानी कि फिर से रिलैक्सेशन आ रहा है, अ न्यू एटीपी बाइंड, और फिर दोनों मिलकर नया एटीपी, बाबू सॉरी दोनों मिलकर नहीं, फिर एक नया एटीपी बाइंड करेगा, एक नया एटीपी टूटेगा, क्रॉस ब्रिज टूटेगा। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड, एटीपी फिर खत्म हो रही, खर्च हो रही है, मायोसिन हेड फिर से जाके साइकिल ये सब चलता रहेगा, क्रॉस ब्रिज बनता रहेगा, क्रॉस ब्रिज टूटता रहेगा, एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, और स्लाइडिंग होती रहेगी। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयन आर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम ने, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। और बाबू रिलैक्सेशन तब तक नहीं होगा जब तक ये सारा कैल्शियम अंदर नहीं चला जाएगा वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइंस बैक टू द ओरिजिनल, यानी कह रहा है रिलैक्सेशन में क्या होगा, जेड लाइन फिर से वापस चली जाएंगी, रिलैक्सेशन हो जाएगा। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, कह रहा है जो रिएक्शन टाइम है, कितना जल्दी रिलैक्स हो, कितना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होना है, ये सब बाबू मसल टू मसल वेरी करता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू anaerobic breakdown of glycogen
इन देम, कह रहा है जब बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कहीं ब्रेक डाउन हो रहा है, क्रॉस ब्रिज का जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो हम ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है एनारोबिकली ब्रेकडाउन होता है। एनारोबिक मतलब जैसे आपने देखा था फर्मेंटेशन टाइप का, तो वहां पे हो जाता है फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो हम बताए थे मसल में होता है, यही हो रहा है मसल में। और जब वो होगा और जैसे ही होगा तो क्या होगा, दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा और आपको बाबू वहां पे दर्द होगा, फटीग कहते हैं। क्या कहते हैं, फटीग। ओके, मसल कंटेन्स, अब देखो दो तरह के यहाँ पे मसल्स हो जाएंगे, एक रेड मसल फाइबर, एक देखो दो तरह के मसल फाइबर होंगे, एक रेड मसल फाइबर, एक व्हाइट मसल फाइबर। देखो मसल कंटेन अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। बाबू जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वैसे ऑक्सीजन स्टोर करने वाला पिगमेंट होता है मसल में मायोग्लोबिन। एकदम याद रखना इसको, मायोग्लोबिन, मायो मतलब मसल, ठीक। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव्स अ रेडिश अपीयरेंस। जो रेड फाइबर होते हैं, जो रेड मसल फाइबर होते हैं, उसमें मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर, ऐसे मसल्स को बोलते हैं रेड फाइबर्स। दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो ऐसे जो रेड मसल होते हैं, रेड इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, मायोग्लोबिन ज्यादा तो ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा तो उसमें एटीपी का प्रोडक्शन भी ज्यादा, इसलिए कहते हैं जो रेड फाइबर होती है, जो रेड मीट होती है, रेड मीट, रेड फाइबर, जो रेड मीट होती है, जो बकरी की मीट होती है, बहुत ज्यादा वो एनर्जेटिक होती है। दीज मसल्स therefore can also be called aerobic, इनको हम एरोबिक मसल, क्वेश्चन एकदम बनेगा। रेड मसल फाइबर को एरोबिक भी कहते हैं क्योंकि इसके पास मायोग्लोबिन ज्यादा होता है। मायोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो मसल में पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन स्टोर किए जाते हैं ताकि एटीपी ज्यादा बन सके। अब देखो नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, जो पिंक से लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ द मसल, कुछ ऐसे मसल होते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में मायोग्लोबिन पाए जाते हैं उसमें, और बाबू उसको हम बोलते हैं पेल और व्हाइटिश या व्हाइट मसल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट मसल फाइबर। एकदम अच्छे से क्वेश्चन आएगा। दीज आर द व्हाइट फाइबर्स। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा था, एनर्जी ज्यादा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कम तो एनर्जी कम। आर ऑल्सो फ्यू इन देम, बट एकदम ध्यान देखो, but the amount of sarcoplasmic reticulum is high, they depend on aerobic process for energy। अब देखो ध्यान से, कह रहा है जो रेड मसल फाइबर है उसमें मायोग्लोबिन ज्यादा, एकदम ध्यान से, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल में मायोग्लोबिन ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, ठीक ना। रेड मसल फाइबर सब कुछ, एटीपी ज्यादा। व्हाइट मसल फाइबर, माइटोकॉन्ड्रिया कम, मायोग्लोबिन कम, एटीपी कम। ओके, नेक्स्ट लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो व्हाइट मसल फाइबर है, व्हाइट, ये रेड है, व्हाइट वाले में क्या है, व्हाइट में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों ज्यादा, क्योंकि बाबू उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा, और कैल्शियम की मात्रा जब ज्यादा है तो बार बार जल्दी जल्दी वो क्या हो जाता है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट जल्दी रिलैक्स, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट जल्दी रिलैक्स, और बाबू इसीलिए वहां फैटिक भी होता है। और वहां पे ऑक्सीजन कम, क्योंकि मायोग्लोबिन कम, इसीलिए बाबू एनर्जी के लिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन पे, ध्यान से, एरोबिक वाले पे डिपेंड रहता है। किस पे रहता है, ध्यान देखना, मतलब कि सॉरी एनारोबिक पे, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, मायोग्लोबिन कम है, इसीलिए वो एनर्जी कैसे मिलता है उसको, एनारोबिक। इसीलिए व्हाइट फाइबर को हम एनारोबिक मसल कहते हैं और बाबू रेड वाले को हम बोलते हैं एरोबिक। बस समझ लेना। तो जैसे मान लो हम आंख, हमारा आई बॉल है, उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो पक्का इसमें आई, इसमें कौन सा है, व्हाइट मसल फाइबर। क्यों, क्योंकि इसमें दिक्कत यह है कि हमको जल्दी जल्दी चलाना है, जल्दी चलाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें कैल्शियम ज्यादा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, तो कैल्शियम ज्यादा है तो बाइंडिंग जल्दी होगी, जल्दी रिलीज करें, बाइंड जल्दी जल्दी, तो जल्दी हमको जरूरत है। ठीक, हम कहें हमारा जो ये बैक एक्सटेंसर मसल है बाबू, इसमें होता है रेड मसल फाइबर, आराम से एकदम घूमेंगे ऐसे, ठीक, कोई इसमें जल्दी नहीं है। ओके नेक्स्ट, यहां पे सब कुछ दिया हुआ है, डायग्राम देख लें। रिलैक्स स्टेट में है, देखो यहां पे ध्यान से, रिलैक्स स्टेट में ये आई है, ठीक, ये भी आई है, आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, ठीक है। ये है आपका बीच में ए बैंड, मतलब कि मायोसिन, ठीक है ना। मतलब ये एक्टिन था ब्लैक वाला, और ये जो रेड वाला बनाया मैंने अभी, जो रेड वाला बनाया अभी, ये क्या है, ये है आपका मायोसिन, सबको पता है। तो रिलैक्स स्टेट है, क्या है ये, रिलैक्स स्टेट, ये ठीक है ना। ये एच जोन काफी अच्छा दिख रहा था, एच जोन इतना बड़ा। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ध्यान देखना, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अब देखो ये एच जोन इतना बड़ा है, एच जोन इतना बड़ा है ना, देखो, ठीक। अब देखो एच जोन कम हो गया, एच जोन का हो गया, कम हो गया, और जहां पे बहुत ज्यादा जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एच जोन गायब हो गया, एच जोन गायब हो गया। तो इससे पता चल रहा है, देखो जेड लाइन यहां थी, जेड लाइन यहां आ गई, जेड लाइन यहां आ गई, जेड लाइन भी पास आ रही है, जेड लाइन क्या हो रही है, पास आ रही है, सार्कोमेयर पास आ रहा है, बस
अब आता है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं मसल्स का कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जो हम हड्डी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ईजी है, रटने वाला है। ध्यान देखो, हमारा स्केलेटल सिस्टम दो चीज से बना है, मतलब दो तरफ पार्ट में बटेगा, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। क्या एक्सियल? एक्सियल मतलब SSRV, SSRV, एस फॉर स्कल, एस फॉर स्कल, एस फॉर स्टर्नम, एस फॉर क्या स्टर्नम, आर फॉर रिब्स, आर फॉर रिब्स, वी फॉर वर्टिब्रल कॉलम, वी फॉर क्या वर्टिब्रल कॉलम। ये हो गया आपका एक्सियल स्केलेटन। ध्यान देखना एकदम एकदम अच्छे से। SSRV। अपेंडिकुलर मतलब लिम्स एंड गर्डल्स, लिम्स हाथ पैर और जहां से गर्डल्स निकले हुए हैं, बस इन दोनों को मिला के। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेज, यानी कि बोन्स और कुछ कार्टिलेज से मिलके ये पूरा बना हुआ है सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ध्यान से देखना है एकदम अच्छे से। दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। ये जो सिस्टम है, ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल है मूवमेंट के लिए, ठीक है, सबको पता है। इमेजिन चीविंग फूड विदाउट जॉ, अगर जॉ नहीं है तो आप कैसे चीव करेंगे? वॉकिंग, अगर आपके पास लिम्स नहीं है तो कैसे चलेंगे? बोन एंड कार्टिलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। द फॉर्मर हैज अ वेरी हार्ड, यानी बोन की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स का हार्ड है क्योंकि इसके पास कैल्शियम साल्ट है, और द लैटर यानी कि जो बात करें कार्टिलेज की, वो स्लाइटली प्लाइएबल है, फ्लेक्सिबल है। प्लाइएबल मतलब फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन, कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन की वजह से, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट की वजह से। इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन। बाबू एक चीज और, 639 हड्डियां होती हैं, मसल्स होते हैं, और उसी तरह से 206 एडल्ट में बोन्स होते हैं। फ्यू कार्टिलेजेस, इट इज ग्रुप इनटू टू प्रिंसिपल डिविजन्स, द एक्सियल और अपेंडिकुलर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सियल। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस 80 बोन, याद रखना एक्सियल में कितने बोन्स होते हैं? 80, बाकी 126 के यहाँ होते हैं, अपेंडिकुलर में होते हैं। देख लेते हैं कि करके गिनेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द मेन एक्सिस, बॉडी का मेन एक्सिस बनाता है द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, ये चार लोग मिलकर बनाते हैं एक्सियल स्केलेटन। द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन। जो स्कल है वो दो सेट ऑफ बोन को मिला के बोलते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक, ये काफी अच्छा, ये काफी गंदा, काफी अच्छा, काफी गंदा। तो पहले आप यहाँ से देख लीजिए सब कुछ। स्कल की बात करें हम तो ये आगे वाला देखो ध्यान से, ये पूरा ये फ्रंटल बोन है, एकदम ध्यान से, फ्रंटल बोन। ये बाबू स्फेनॉइड बोन है, ठीक है। आंख वाला एथमॉइड बोन, ठीक, लेक्राइमल है, क्या है ये? लेक्राइमल। ये बाबू नेजल बोन है, नेजल बोन। गाल वाला जैगोमेक्टिक है, ठीक है। ये आपका मैक्सिला है, मैंडिबल है, ठीक है। हायोइड है, एकदम ध्यान से, हायोइड है, मैंडिबल। ये क्या है? मैक्सिला। एनसीईआरटी लेके बैठना एकदम अच्छे से। ये क्या है बाबू? जाइगोमैक्टिक, जाइगोमैक्टिक बोन है, ठीक है। नेजल बोन है, लेक्राइमल है, यहाँ पे एथमॉइड है, स्फेनॉइड है, एकदम ध्यान से देखना। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया? फ्रंटल। ये देखो टेम्पोरल, टेम्पोरल हो गया, ठीक। ये क्या है? पैराइटल, पीछे वाला पैराइटल, टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन। ऑक्सीपिटल, पीछे वाला ऑक्सीपिटल, ये है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। ये ऑक्सीपिटल बोन है, देखो ये ऑक्सीपिटल बोन है, और ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल है, कोंडाइल, जिससे जाकर के वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। देख लेते हैं। तो ये पूरा आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या है? टेम्पोरल है, ये पूरा रट लेना एकदम। कल बात होगी इसी में, ये बार जब पढ़ लेना इसको अच्छे से, याद कर। तो यहाँ पे मेमोरी टेस्ट मैंने दिया हुआ है ऐसा एक नया थोड़ा सा, तो इसमें क्या होगा आपका, ठीक है। तो ये आप चेक कर लेना, मतलब उसमें पढ़ लेना, फिर यहीं पे इसको इस मोबाइल में खोल के कि हाँ ये फ्रंटल है, कौन टेम्पोरल है, कौन ऑक्सीपिटल है, कौन ऑक्सीपिटल कोंडाइल है, ये सब चीज़ें आप इसमें भर लेना ऐसे ही, ठीक है ना, दिमाग में। तो मेमोरी टेस्ट के लिए अच्छा है ना, सुंदर सा है ना, खूब, ठीक है। ये थोड़ा गंदा लग रहा है क्योंकि ये किताब का पेज है और ये बाबू डाउनलोडेड है, तो ये फायदा होता है। चलिए अब देखें, कह रहा है क्या? कह रहा है इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन, यानी कि जो स्कल का बोन है वो दो सेट्स बोन से मिलकर बना है। कौन कौन से? क्रेनियल एंड फेशियल। तो स्कल को दो पार्ट में बांटेंगे, एक क्रेनियल कपार और एक फेशियल थोबड़ा, ठीक है। ये दैट टोटल ऑफ 22 बोन्स, ठीक, क्रेनियल फेशियल दैट टोटल ऑफ 22 बोन्स।
यानी कि क्रेनियल और फेशियल, ठीक है ना, ये दोनों मिला के कितने हैं 22 हैं। क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर, क्रेनियल कितने हैं 8, यानी कि स्कल में हमारे 22 बोन हैं। कितने बोन है 22 बोन, जिसमें से 2 पार्ट में बांटा गया है, क्रेनियल और फेशियल। जो क्रेनियल है उसमें 8, ठीक, क्रेनियल कितने हैं 8 होते हैं, क्रेनियल 8 होते हैं और फेशियल 14 होते हैं, एकदम याद रखना। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स। द फेशियल रीजन इज made up of 14 skeletal element which form the front part of the skull। तो स्कल का जो फ्रंट पार्ट है, जो फेशियल बोन है, वो 14 होते हैं, क्रेनियल में 8 होते हैं, 14 8 22, कुल मिला के 22 होते हैं, ठीक। A single U-shaped bone called hyoid is present at the base of the buccal cavity। buccal cavity के बेस पे एक U-shaped hyoid होता है and it is also included in the, इसको भी स्कल में इंक्लूड कहते हैं। Each middle ear contain 3 tiny bones। मिडिल ईयर की जो ये तो एक्सटर्नल है, बीच में मिडिल है, मैलस इंसस स्टेप्स, तो मिस याद रखना है, मिस मैलस इंसस स्टेप्स, एकदम अंदर स्टेप्स होता है, बाहर मैलस होता है। कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, इसलिए हम बोलते हैं अपने स्कल को डाइकोंडाइल। कह रहा है कि हमारे स्कल में, हमारे एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियां हैं, जिसमें से स्कल जो पहला है, जो हम 4 पार्ट पढ़ेंगे ना एक्सियल को, 4 ऐसे सारवी, स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। तो उसमें स्कल है, उसमें 80 हड्डियां हैं, स्कल में जो है उसमें 22 हड्डियां हैं, इसमें से 8 क्या है हमारा क्रेनियल हड्डियां हैं, और उसमें से बाबू 22 क्या है हमारी फेशियल। तो बाबू जो 8 हैं, ध्यान देखो, इसमें जो 8 है और जो 22 है, ये सब इसमें बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, याद रखना। 8 और 14 22 आता है वर्टिब्रल कॉलम। बाबू वर्टिब्रल कॉलम में कुल मिला के 26 हड्डियां होती हैं, सीरियली अरेंज 26। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 ऐसे 26 होगा, पता नहीं 26 आई भी नहीं, मैंने बता दिया आपको। डॉर्सली होती है, पीछे होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, स्कल्स के बेस से, एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, जो मेन ट्रंक है पूरा बाबू एकदम, ठीक है ना। ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। तो बाबू जो वर्टिब्रा होता है ऐसे कुछ होता है, देखो ध्यान से, ऐसे अगर देखेंगे तो ड्रोन से देखोगे तो, ताकि अंदर वो बीच में एक न्यूरल कैनाल बनता है, और जो न्यूरल कैनाल है इसमें बाबू ये जो आपका नर्व्स हैं उसके बंडल पास करते हैं, न्यूरल कैनाल, याद रखना। फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस, जो पहला वर्टिब्रा होता है इसको एटलस बोलते हैं। एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कोंडाइल, जो लास्ट में लिखा था ना ऑक्सीपिटल कोंडाइल, देखो ये जो हमारा हेड है इससे निकला होता है, यहाँ पे 2 कुंडी होती है, तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल जो है पहले वाले एटलस जा कनेक्ट होता है, इसीलिए हम कहते हैं, हम घुमा लेते हैं ना, जो देखो ध्यान से, हमारे नीचे वाले पोर्शन से, जो हेड का नीचे वाला पोर्शन है, वहां से दोनों ऑक्सीपिटल जो एरिया है पीछे वाला, वहां से कोंडाइल्स, कुंडी निकली हुई है, और वो कुंडी जाके कहां पे लगी हुई है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है पीछे, इसके पहले वाले वर्टिब्रा में, जिसे एटलस कहते हैं, क्या कहते हैं एटलस, उससे जाके कनेक्टेड है, इसीलिए हम घुमा पा रहे हैं। तो बाबू जो चिड़िया होती हैं वो मोनोकोंडाइल होती हैं, हम लोग से ज्यादा घुमा लेते हैं, उल्लू की बात करें तो 360 घुमा लेती है, ठीक है ना, याद रखना इसको। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू, वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो याद रखना CTLSC, क्या बताए थे, CTLSC, C7 T12 L5 बताओ CTL नंबर 5 सेकंड 5, ये कितना होता है 4 होता है, कितना होता है CTLSC कॉक्सीजियल। चलिए देख लेते हैं अभी, सॉरी 5 1 1 5, हम फ्यूज वाला बता दिए ना, जैसे पुराना यही था, ये 1 फ्यूज लिखेंगे, इसे भी 1 फ्यूज लिखेंगे। चलिए क्यों ये बताते हैं, पहले 5 और 4 लिखते थे, अब 1 1 लिखेंगे, क्यों कैसे देखते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो C फॉर सर्वाइकल, C फॉर 7 याद रखना, C फॉर सर्वाइकल, C फॉर 7, थोरेसिक T फॉर 12, L फॉर लंबर, ठीक है, इसको याद रखना 5, सैक्रल 1 फ्यूज्ड और कॉक्सीजियल 1 फ्यूज्ड। पहले सैक्रम 5 हुआ करता था, बाद में फ्यूज हो जाता है तो 1 हो गया, कॉक्सीजियल पहले 4 हुआ करता था, फिर 1 हो जाता है, तो हम उससे बोल दिए, इसलिए हम 5 और 4, ये मतलब गलत लिखे हैं, सही था वो भी, लेकिन ऐसे फ्यूज वाला ज़्यादा सही है। Starting from the skull, the number of cervical vertebra are 7 in almost all mammal, सब में लगभग, यानी एक्सेप्शन होगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि सर्वाइकल की संख्या 7 होती है। द सर्वाइकल कौन सा, ये देखो ध्यान से, ये 1 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होंगे सर्वाइकल होंगे, सर्वाइकल। इसके बाद 12 क्या होंगे थोरेसिक, ठीक, उसके बाद लंबर, क्या हो गया लंबर CTLSC, फिर लंबर होगा, फिर सैक्रल होगा,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सैक्रल, वन फ्यूज्ड, और क्या कॉकिक्स या कॉक्सीजियल, वन फ्यूज्ड, याद रखना इसको, ठीक। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम काम क्या है, रीढ़ की हड्डी का काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड जो यानी कि जो मैंने बताया न्यूरल कैनाल, यदि बीच में जो जा रहा है न्यूरल कैनाल बीच में जाता है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं और इसकी रक्षा करता है वो। सपोर्ट द हेड, हेड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, रिब्स को, रिब्स आगे से, देखो जो हमारी रिब्स होती है, देखो यहाँ पे ये रिब्स आगे से जुड़ी हुई किससे, स्टर्नम से, पीछे किससे जुड़ी होती है, पीछे, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, ठीक है। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन, ठीक है, ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ, अच्छा, एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर, यानी कि मसल्स को भी वो चिपकाने का काम करती है। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन, फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, जो हमारा थोरैक्स है, थोरैक्स, थोरैसिक कैविटी, देखें सब सही चला ना, पता चले रिकॉर्ड कर दिए, कब कोई मेमोरी फुल हो जाता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक, ओके, चला सही चला। देखो हमारा जो है ये 12 पेयर ऑफ रिब्स, अच्छा हाँ, जो हमारा है ना थोरैसिक कैविटी, इसको बीचों बीच, इसके बीचों बीच एक है स्टर्नम, स्टर्नम से जाके वो कनेक्ट होती है, इसे हम बोल रहे हैं स्टर्नम, क्या बोल रहे हैं, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन, पतली बोन, वेंट्रल मिड लाइन, यानी कि आगे की तरफ थोरैक्स के बीचों बीच। 12 पेयर्स होते हैं रिब्स, कितने होते हैं, 12 पेयर्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 7 8 9 10 11 12, 12 पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स, 24 रिब्स होते हैं। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन, सारा रिब क्या है, हर एक रिब थिन फ्लैट बोन है, कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम, पीछे, यानी कि रिब है ये, रिब देखो, रिब ऐसे है, तो डॉर्सली पीछे की तरफ किससे कनेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली किससे कनेक्टेड है, स्टर्नम से, वेंट्रली टू द स्टर्नम। इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड एंड इज हेंस कॉल्ड बाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी बाइसिफेलिक। देखो 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 देखो, ये है, मान लो ये रिब है, इसके पास ना 2 सरफेस होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, दो सरफेस होते हैं, आर्टिकुलेशन, ताकि जा करके, क्योंकि हमारा वर्टिब्रल कॉलम फ्लैट है नहीं, गोल है, तो उसमें जाके अच्छे से चिपक सके, अच्छे सरफेस एरिया उससे चिपक सके, ताकि वहां से निकले ना, इसीलिए बोलते हैं बाइसिफेलिक। जो रिब होता है बाइसिफेलिक होता है, यानी कि 2 चिपकने वाला, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होता है डॉर्सल पे, क्योंकि पीछे वाले से चिपकना है, वर्टिब्रल कॉलम से आगे से नहीं, आगे एक ही सिफेलिक होता है, ठीक है, पीछे। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, जो शुरू के 7 पेयर है, शुरू के, इन्हें बोलते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स, 7 पेयर, कितने पेयर्स, ट्रू रिब्स 7 पेयर। क्यों, क्योंकि ये आगे यानी वेंट्रल किससे कनेक्ट है, वेंट्रली किससे कनेक्ट है, स्टर्नम से, कौन नम, स्टर्नम, और पीछे किससे कनेक्ट है, पीछे बाबू डॉर्सली किससे कनेक्ट है, सातों के सातों बाबू, अगर 7 पेयर ऐसे हैं, 14 ठो ऐसे, 7 पेयर ऐसे हैं ना, जो आगों पकड़े हुए हैं, पीछों पकड़े हुए हैं, यानी कि आगे स्टर्नम से कनेक्ट है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है, इसीलिए इनको ट्रू रिब्स कहा जाता है, क्योंकि रिब्स का डेफिनेशन यही है कि आगे स्टर्नम से कनेक्ट रहना और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, जो इन दोनों से कनेक्ट रहेगा हम कहेंगे ट्रू हो। लेकिन आगे आप फॉल्स रिब्स 8 9 10 3 पेयर, 8 9 10 यानी कि 3 पेयर, 6 मिला, जो फॉल्स रिब 6 मिला इससे है ना, ये 6 मिला इससे है बाबू, जो ध्यान से देखना लिखा होगा यहाँ पे, ट्रू रिब्स डॉर्सली दे आर, ट्रू रिब्स डॉर्सली दे आर कनेक्टेड टू थोरैसिक वर्टिब्रे एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द sternum with the help of hyaline cartilage, very important, किस cartilage से, hyaline cartilage। 8th 9th and 10th pairs of ribs do not articulate directly with the sternum but join the 7th ribs। अब देखो जो 8 9 10 है वो पीछे तो कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे वो जा करके 7वें से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, 7वें से कनेक्ट है, जाके 7वें से कनेक्ट है, ठीक। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आगे स्टर्नम से ना कनेक्ट होने के नाते इनको हम झूठा कह दिए, फॉल्स कह दिए, गलत कह दिए, ठीक। पीछे डॉर्सल से कनेक्ट है, आगे स्टर्नम से ना कनेक्ट होकर के 7वें पेयर से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन, वही हाइलाइन कार्टिलेज के हेल्प से, ठीक। These are called vertebrochondral, इसको जो फॉल्स है ना, इनका दूसरा नाम हो गया, जो फॉल्स वाले हैं इनको बोलते हैं vertebrochondral ribs। वर्टिब्रो मतलब वर्टिब्रल कॉलम से आगे
कॉन्ड्रल मतलब कि हो गया आपका कार्टिलेज से, ठीक। लास्ट 2 पेयर्स 11 और 12 ऑफ द रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर आर फ्लोटिंग रिब्स। ना तो पीछे के रिब्स से कनेक्ट हैं, ना तो आगे, ना पीछे तो होंगे ही तभी ना जिंदा है, आगे जो है वेंट्रली वो कनेक्ट ही नहीं है, मतलब कि ना तो 7वें से ना तो खुद स्टर्नम से, इसीलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। कौन है? ग्राहमा ब्राह्मा। थोरेसिक वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम, ध्यान रखना, थोरेसिक वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे यानी कि T12 12 ठो मिलके, रिब्स सारे मिलके 12 पेयर्स एंड स्टर्नम ये सब मिलके बनाते हैं रिब केज। क्या बनाते हैं? रिब केज। देखो ध्यान से, ये है रिब केज। ये क्या है? रिब केज। इसे पूरा रिब केज बोलते हैं, थोरेसिक वाला। ये पूरा नहीं, जो थोरेसिक वाला था ना, इसके पीछे तो बाबू ऊपर क्या रहा होगा? सर्वाइकल, फिर नीचे थोरेसिक, फिर लंबर। तो जो थोरेसिक है 12 और साथ में रिब्स हैं और स्टर्नम, इन दोनों मिला करके हम बोलते हैं कि रिब केज या थोरेसिक केज बोलते हैं। और यहाँ पे आपका, आप यहाँ पे लेवलिंग कर लेना आपने, मेमोरी टेस्ट आपका कि 7 कौन से हैं, फिर कौन से फ्लोटिंग है, कौन से फॉल्स हैं, ये सब चीजें, कौन स्टर्नम है, कौन वर्टिब्रल कॉलम है, ये सब देख लीजिएगा। कोई दिक्कत? अच्छा लग रहा है? कोई परेशानी? नेक्स्ट अब आता है अपेंडिकुलर यानी पैर वाला बात। अपेंडिकुलर स्केलेटन, पैर वाला बात देखें। देखो हाथ पैर, अपेंडिकुलर क्या होता है? अपेंडिकुलर बना है अपेंडेजेस से। किससे बना है? अपेंडेजेस, यानी कि हमारा जो हाथ है, अपेंडेजेस पैर है। दर्द हो रहा है भाई साहब, एक्सरसाइज करना पड़ेगा हमको तो, ठीक। हाँ ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट। अपेंडेजेस से बना अपेंडिकुलर, तो हमारा चारों हाथ पैर और जहां से दोनों हाथ निकला है उसे बोलते हैं हम क्या? उसे बोलते हैं क्या? गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। जहां से पैर निकला उसे बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो हम कहते हैं लिम्स एंड गर्डल्स टुगेदर मेक्स अपेंडिकुलर स्केलेटन। कितनी हड्डियां? 126। कितनी हड्डियां? 126। अच्छा उसका हिसाब कर ले, 80 SSRV। कितना बोले थे? SSRV। एस मतलब स्कल, कितनी हड्डियां थी? 22, स्टर्नम 1, रिब्स 24, वर्टिब्रल कॉलम 26, जोड़ लो 80, हो गया 80। अब बात कर रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। देखो द बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विथ देयर गर्डल्स। जिसको भी जो पहली बार देख रहा होगा वो कमेंट में हमसे नोट्स मांग लेगा, नोट्स हम उसको भेज देंगे और वो इसको अच्छे से ना एकदम संगठित फॉर्म में पढ़ लेगा, ठीक है। और बाकी जितने लोग हमारे क्लास रूम के प्रोग्राम्स वाले हैं, गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली गोरखपुर, ये लोग के पास तो नोट्स अच्छे से होगा ही, वो पढ़ेंगे ही। अब बोन्स ऑफ द लिम्स, और जिनको और डिटेल में थोड़ा सा चाहिए ना, इसको और सीक्वेंस में चाहिए, तो फिर सर्च करेंगे ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला एडी सर, उस वाले में चैनल पे सब दिया हुआ है। द बोन्स ऑफ द लिम्स ऑफ अलोंग विथ देयर गर्डल कंस्टिट्यूट अपेंडिकुलर स्केलेटन। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन। हर एक लिम्ब यानी कि 30 बोन से बना है। 30 30 60, 30 30 60, 30 30 60, 60 60 120 और 6 अपेंडिकुलर, 6 क्या हो गए? गर्डल्स हो गए। देख लेंगे अभी। हैंड की बात करें तो ह्यूमरस, कॉन्ड्रस, ह्यूमरस देखो ध्यान से, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, कुल मिला के 30। देखो देखो ये है क्या? एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, ये ह्यूमरस है, कॉन्ड्रस, ह्यूमरस। इसके बाद यहां से एक हड्डी है ना, यहां से निकली होगी 2 हड्डी। कितनी हड्डी? 1 2 हड्डी। रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडियस अल्ना जाके ज्वाइन हो रही है। यहाँ पे देखो रिस्ट हमारा घूम रहा है, रिस्ट बोन बोलते हैं क्या? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स कितने? 8। कितने? 8। कार्पल्स कितने? 8। बाबू देखो ध्यान से, फिर से ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8 होते हैं गोल गोल। देखो देखो देखो, यहाँ होते हैं गोल गोल ऐसे, ताकि खूब ना रिस्ट हमारा घूम सके हर जगह पे, ये होते हैं। अब इसके बाद निकला होता है क्या? इसके बाद पाम बोन, जिसे हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। देखो पाम बोन, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। और उंगलियां है ना, 1 2 3 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टॉफी आती थी 16 तो गिनते थे 1 2 3, या 3 नहीं 2 ही गिनो, 1 2 अंगूठे में 2 गिनते हैं, छोटा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 फेलेंजेस होते हैं। डिजिट कहते हैं, क्या कहते हैं? डिजिट। तो कितने हो गए? 30। 30 में 60। देखो ह्यूमरस सिंगल, यहां से यहां तक ह्यूमरस, यहां से यहां 2 हड्डियां, रेडियस और अल्ना। देखो 2 हड्डियां, रेडियस और अल्ना, ये जाके मिली है किससे? कार्पल से। कार्पल्स कितने? 8, 1 1 1 8 11। मेटाकार्पल्स कितने? 5 11 5 16। फेलेंज कितने? 14 14 16 30 हो गया। अब आता है पैर में, देखिए फीमर दिख रहा है, फीमर, थाई बोन, ठीक ठीक ठीक। टीबिया एंड फिबुला, अरे टीबिया कैसे दिखाएं, इतना फिटनेस नहीं है, ओह ठीक है, ये वाला, ठीक है।
टिबिया फिबुला, टार्सल्स। तो जैसे ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस, जैसे ह्यूमरस है हमारे हाथ में, ऐसे यहाँ फीमर है, एकदम ध्यान से देखना। जैसे हमारा रेडियस अल्ना है, रेडियस अल्ना है, उस तरह से यहाँ पे टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला है। ठीक, हमारे पास क्या है, टार्सल्स, हमारे पास कार्पल्स हैं, यहाँ पे टार्सल्स हैं, क्या है, टार्सल्स। हमारे पास मेटाकार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स, यहाँ पे मेटाटार्सल्स हैं। हमारे पास फेलेंजेस हैं, यहाँ पे भी फेलेंजेस। ह्यूमरस कितना, एक, फीमर कितना, ध्यान देखना, फीमर कितना, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। कार्पल्स कितना हमारे पास 8, इसके पास 7। यहाँ मेटाकार्पल्स कितने हमारे पास 5, यहाँ भी 5। यहाँ पे कितने फेलेंजेस, 14, यहाँ भी 14। तो एक गया कहाँ, इनके पास एक आता है पटेला, नी कैप, पटेला, बस देख लेते हैं, नी कैप, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है टिबिया फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ठीक है। यहाँ पे 7 है बाबू, क्या ये टार्सल्स है, 7 है, ठीक। जैसे हम बोलते हैं क्या, एंकल बोन, ठीक, वहाँ पे रिस्ट बोन बोलते थे कार्पल्स को। डिजिट होंगे 14 ही। द बोन्स ऑफ द लेग्स, हैंड लिम्ब कह रहे हैं इसको। एक कप शेप बोन कॉल्ड पटेला कवर करता है किसको, नी को वेंट्रली, आगे से, तो बोलते हैं नी कैप। क्या बोलते हैं, नी कैप। हंसना मत, एक चीज आ रहा है देखो नहीं, मजाक उड़ा दोगे, नहीं दिखाएंगे। चलो ये हो गया, ये हो गया आपका पूरा, ये वाला हो गया। पेक्टोरल गर्डिल, हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द, चलिए गर्डिल्स पढ़ लेते हैं अब। देखो, पेक्टोरल गर्डिल एंड पेल्विक गर्डिल बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स रेस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। देखो, हाथ और पैर को एक्सियल स्केलेटन में जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को गर्डिल कहते हैं। ऊपर वाला जोड़ेगा तो पेक्टोरल गर्डिल, नीचे वाला जोड़ रहा है नीचे पेल्विक रीजन में तो पेल्विक गर्डिल। ध्यान से, ध्यान से। ईच गर्डिल इज फॉर्म ऑफ 2 हाफ। दो जो भी गर्डिल है वो 2 हाफ से बने हुए हैं, इधर 2 इक्वली हाफ होते हैं। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डिल कंसिस्ट ऑफ ए कैल्विक। अगर हम बात करें पेक्टोरल गर्डिल की तो वो बाबू किससे बना है, क्लाविकल से बना है और स्कैपुला से बना है। देखो ध्यान से, देख लो बाबू, ये क्लाविकल, कॉलर बोन, और ये स्कैपुला, ये स्कैपुला। तो ये स्कैपुला क्लाविकल, स्कैपुला क्लाविकल, ये दोनों मिला के बोल रहे हैं क्या, इसको बोल रहे हैं हम लोग पेक्टोरल गर्डिल। क्या बोल रहे हैं, पेक्टोरल गर्डिल। Scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the 2nd and the 7th ribs. Very very important. जो स्कैपुला है वो हमारा डॉर्सल साइड में है थोरैक्स के, और 2nd और 7th रिब के बीच में है। किसमें, 2nd और 7th रिब के बीच में। साइज बता रहा है। The dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge। यही नहीं समझ में आता सबको, एकदम ध्यान से एक एक वर्ड को समझना, एकदम अच्छे से समझना इसको। कह रहा है डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन। ध्यान से देखना, देखो ऐसे कुछ ट्रायंगुलर होता है स्कैपुला। कह रहा है, क्या कह रहा है, द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज। ऐसे जब मैं फर्स्ट ईयर में था उसमें पढ़ाया जाता था, ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम भी तो ऐसे रिज है, निकला हुआ पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं स्पाइन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पाइन। विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट, जो प्रोजेक्ट है फ्लैट एकदम, जो प्रोजेक्ट कैसा है, फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन। ठीक है, द क्लाविकल आर्टिकुलेट विद दिस। अब देखो ध्यान से, आगे चल के एक गड्ढा बना रहा है, इसको बोलते हैं एक्रोमियन। एक्रोमियन, जहां से हम कहें कि क्लाविकल इसी में आर्टिकुलेट है, तो क्लाविकल, ध्यान समझना, जो क्लाविकल है स्कैपुला के जिस पार्ट में जाके घुसा हुआ है उस गड्ढे को बोलते हैं एक्रोमियन। क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस गड्ढा होता है। बिलो द एक्रोमियन, एक्रोमियन के नीचे यहां पे होता है, यहां पे क्या होता है, यहां पे होती है ग्लिनॉइड कैविटी। क्या होती है, ग्लिनॉइड, जहां से कंधा जाके मिला होता है, ग्लिनॉइड कैविटी विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, जहां पे ह्यूमरस जाकर के मिला होता है। फिर से देखना ध्यान से देखो, ये मान लेते हैं स्कैपुला है, क्या है ये, स्कैपुला पीछे है, तो स्कैपुला का ये हिस्सा यहां पे क्लाविकल जाके जुड़ा हुआ है, उसको एक्रोमियन कहते हैं। स्कैपुला का ये गड्ढा जहां पे हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस जाके घुसा हुआ है, इसे हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। क्या बोलते हैं, बस खत्म, ग्लिनॉइड कैविटी। ध्यान से देखना, और वो मिलके बनाते हैं शोल्डर जॉइंट, यानी कि ग्लिनॉइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस इज इक्वल टू, ध्यान देखना, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला
प्लस हेड ऑफ ह्यूमरस, कौन रस, ह्यूमरस इज इक्वल टू क्या, शोल्डर ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, शोल्डर ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक, याद रखो। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग, क्लेविकल की बात करें, लॉन्ग है, लंबा है, स्लेंडर है, दो कर्व होते हैं इसके, ध्यान देखना, कर्व 1, कर्वेचर 2, दो कर्व होते हैं। कॉल द कॉलर बोन्स कहते हैं। पेल्विक गर्डल हो गया खत्म, दो कर्वेचर होते हैं, देख लो ये कर्वेचर। ठीक, पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सियल बोन। अगर पेल्विक गर्डल की बात करें, किसकी, पेल्विक गर्डल पे आ जाओ आप, तो 2 कॉक्सियल बोन होते हैं, ध्यान देखना, 2 कॉक्सियल बोन होते हैं, 1 2 2। बाबू 2 क्लेविकल होते थे, 2 स्कैपुला होता था, यानी पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन, पेल्विक गर्डल में 2 बोन, 4 2 6, 120 देख चुके थे, 26 हो गया। ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, छोटे छोटे बोन्स होते हैं बाबू, मान लो इलियम हुआ, इस्चियम हुआ, प्यूबिस हुआ, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, ये तीनों मिला करके एक कॉक्सियल बोन बनता है। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, जहां पे तीनों मिलते हैं, तीनों बोन, वहां पे एक गड्ढा होता है जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम। जैसे यहाँ पे स्कैपुला में गड्ढा होता था, क्या बोलते थे, ग्लेनोइड कैविटी, जहां पे हेड ऑफ ह्यूमरस जाके घुसता था, वैसे ही वहां पे कॉक्सियल बोन में, जहां पे तीनों छोटे छोटे बोन मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, प्यूबिस, इस्कियम और इलियम तीनों मिलते हैं, वहां पे एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को बोलते हैं एस्टाबुलम, जहां पर पे थाई बोन, हमारा फीमर बोन जाके चिपकता है। द 2 हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली, आगे तरफ ये जो चिपके हुए हैं, ठीक है ना, इस किससे फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज, ये जो चिपके हुए हैं, जो थोड़ा सा जॉइंट लग रहा है, इसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस। बस खत्म, बहुत कठिन लग रहा था ना, खत्म। अब ज्वाइंट्स पढ़ेंगे, उससे पहले ये वाला देखो बाबू, ये मैं हूं, ध्यान दिख रहा, दिख रहा कैमरे में, ये कौन है, यस बाबू ये मैं हूं, आप मेरी हड्डियों को बताएं। चलिए, यहाँ पे 2 बस दिया, फिबुला दिया, टिबिया, अब बाकी सब आपको करना है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए ठीक, हंसिएगा नहीं, मीम मत बनाइएगा। फ्रॉम द, अच्छा ये हो गया था, ठीक है। ज्वाइंट्स पढ़ लेते हैं फटाक से। ज्वाइंट्स क्या होते हैं, आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। बोनी पार्ट बॉडी में जो मूवमेंट होता है इसी की वजह से होता है। लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन टू द दिस, लोकोमोटरी मूवमेंट भी होता है। ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 बोन्स, 2 बोन्स के बीच का कॉन्टैक्ट और बोन और कॉटलेज के बीच का कॉन्टैक्ट। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूजुअली टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू ज्वाइंट्स वेयर द ज्वाइंट एक्ट एज फल्क्रम, यानी कि फल्क्रम का मतलब होता है कि जो बाबू वेट को सह ले। The mobility at these joints vary depending on different factors. Joint have been classified into 3 मेजर यहाँ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। पहला है फाइब्रस, दूसरा कार्टिलेजिनस, तीसरा साइनोवियल। तीनों पढ़ लेते हैं। पहला फाइब्रस, तीनों का हम लास्ट में डायग्राम दिखाएंगे आपको। फाइब्रस ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। जो फाइब्रस ज्वाइंट है बाबू एकदम देखो, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, no movement. This type of joint is shown by the flat skull bone. एक इसका एग्जांपल है, रखो skull bone fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of suture. suture मतलब सिलाई की तरह एकदम होता है, जैसे गेंद नहीं होती थी जो बॉल सिला हुआ था, to form the cranium, जो cranium का निर्माण करते हैं। तो फाइब्रस बिल्कुल मूव नहीं करता। इसका एग्जांपल है का आपका जो skull bone है, ठीक है ना, उसमें जो sutures होते हैं, सिलाई होती है, अभी दिखाएंगे हम आपको, दिखाई देते हैं। चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे अपना, तो ऐसे अगर आपका बाल छिल जाए, इसके स्काल्प हटा दिया जाए, तो ऐसे आपको सिलाई नजर आती है। 1 2 3 4 टुकड़ा है, तो तीनों टुकड़े आपस में लगता है सिले गए हैं, इसको बोलते हैं फाइब्रस, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट। ठीक है, आता है नेक्स्ट कार्टिलेजिनस। इन कार्टिलेजिनस ज्वाइंट द बोन्स इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ 2 बोन्स। अगर कार्टिलेज के हेल्प से जुड़े हुए हैं, इसको कार्टिलेजिनस कहते हैं। एग्जांपल देख लो, ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे। इन देखो एग्जांपल्स बहुत होते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी वाला याद रखना है। तो पहला आपने देखा फाइब्रस, फाइब्रस में स्कल याद रखना है, और इसमें याद रखना है वर्टिब्रे। जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, इनके बीच में अब क्या होती है, इसके बीच में कार्टिलेज होती है। देखो वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न एंड इज परमिट लिमिटेड मूवमेंट। यहाँ पे, वहां पे नो मूवमेंट था, यहाँ पे लिमिटेड, जैसे दबेगा ना कॉम्प्रेस होगा, लिमिटेड मूवमेंट। क्या बोलेंगे, लिमिटेड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा मान लेते हैं, सर्वाइकल C1 है, C2 है, C3, इनके बीच में ये भरा हुआ है कार्टिलेज। बाबू कंप्रेशन होता है ना, दबता है थोड़ा सा, तो लिमिटेड मूवमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, लिमिटेड मूवमेंट। नेक्स्ट साइनोवियल ज्वाइंट। बाबू साइनोवियल ज्वाइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड filled synovial cavity between the articulating surface of the 2 bone। तो 2 बोन के बीच में, ध्यान देखना, synovial joints are characterized by the presence of fluid filled synovial
कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन। ठीक, दो बोन है, मान लो ये बोन है, इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, यहाँ पे इसके पास है, इसमें फ्लूइड भरा होता है। सच एन अरेंजमेंट अलाउ यहाँ पे होगा कंसिडरेबल मूवमेंट, क्या होगा, लिमिटेड नहीं, ठीक ठाक, कंसिडरेबल, यहाँ पे लिमिटेड, वहाँ पे नो मूवमेंट। दीज ज्वाइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मे अदर मूवमेंट्स। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका, पहला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डर। ये जो ह्यूमरस है, पेक्टोरल, देखो घूम रहा है पूरा, इसको बोलते हैं ना बॉल एंड सॉकेट, मतलब बॉल जो ह्यूमरस का ऐसे बॉल निकला हुआ है और ये सॉकेट है किसके पास, स्कैपुला के पास घुसा हुआ है इसमें, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं इसको। पहला है साइनोवियल का एग्जांपल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, याद रखना बाबू, जिंदगी है, पढ़ते रहिए एकदम ऐसे, ठीक है। जो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, जाने दीजिए, क्विट कर दिए, छोड़ दीजिए, ठीक है ना बाबू, एकदम अच्छे से। जैसे मान लो आप, जैसे हम लोग जब जाते हैं घूमने, मान लो वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी हम लोग हर साल जाते थे, तो उसमें जब जाते हैं तो हम लोग का फिक्स रहता है कि अगर हम 14 तारीख को जा रहे हैं, 14 जनवरी को जा रहे हैं, तो 18 जनवरी को वापसी, मीन्स हमको पता है कि हमको 4 दिन रहना है वहाँ पे, 4 दिन बिताना है बस वहाँ पे, 3-4 दिन बिताना है, एक दिन तो जाने में लग जाएगा, एक दिन आने में लग जाएगा, तो 2-3 दिन बिताना है। तो हम लोग ना वहाँ पे सोते ही नहीं थे, मतलब कि वहाँ पे दिन में खूब घूमते, इधर जाओ उधर जाओ, मार्केट जाओ, क्यों, हमको पता है कि 3 दिन के लिए ही बस हमको वहाँ जाना है। जिंदगी भी ऐसी है, कितने गाने बने, जिंदगी एक किराए का घर है, छोड़ के जाना पड़ेगा, उस तरह से रिटर्न टिकट आपका एकदम कटा हुआ है, इसको कोई कैंसिल करा भी नहीं सकता। आप जिस दिन पैदा हुए ना, उस दिन रिटर्न टिकट कट चुका है। तो जिंदगी में आप अगर 40, 50, 60, 70 साल के लिए आए हुए हो, तो फिक्स है ना हमको जाना है। तो अगर हमको जाना, तो हम सो के क्यों समय बिताए, हमको जाना है। तो जब जाना है तो रास्ते में आनंद का मजा लेंगे ना हम, तो जब जाएंगे तो हम रास्ते में देख लेंगे, मजा लेंगे, सोएंगे। लेकिन अभी जब हम मंजिल पे आए हुए हैं, धरती पे आए हुए हैं 50-60 साल के लिए, तो क्यों ना हम अपने काम को करते रहें एकदम लगातार, भले थक जाए, पैर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम करते रहे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ आए हैं ना, हमको भेजा गया है, तो कुछ काम के लिए भेजा गया होगा। आपकी मेमोरी हटा दी गई है क्योंकि आपको पता ना चले, कुछ आपको भेजा गया है। हो सकता है आपका बाद में आकलन हो कि आप क्या किए हैं जाके, और आप सो रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, आप किसी से जलन रख रहे हैं, आप किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं, आप किसी को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे कि दूसरों को दिक्कत हो रही है, आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप दिन रात सो रहे हैं, आप हॉस्टल लेके, आप घर से पैसा आ रहा 10,000 महीना, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो आप बताइए मुझे कि जब सब कुछ पता है आपको कि आप मरने वाले हो कुछ साल बाद सब कुछ आना है, सबका एक टाइम फिक्स है, तो क्यों ना हम 2-4 दिन जो बचा हुआ है जिंदगी, जो 2-4 साल, 20, 30, 40 साल जो भी बचा हुआ है, तो क्यों ना अच्छे से हम काट लें। क्यों हमको दूसरों से मतलब है, क्यों हमको अपने से मतलब नहीं है, क्यों हम अपना काम नहीं अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात बतानी थी हमको, आपको जरूर अपने से मतलब रखिए। वही कह रहा हूँ ना, रिटर्न टिकट क्या है, एकदम फिक्स है आपका, जिस दिन पैदा हुआ रिटर्न टिकट कट गया है, और कोई कैंसिल नहीं है, वेटिंग भी नहीं होता है, एकदम कंफर्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो जो साइनोवियल जॉइंट है उसमें फ्लूइड भरा होता है। पहला एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट है, बॉल सॉकेट जॉइंट जो होता है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, और एक एग्जांपल लिख लो ना वहीं पे, बिटवीन फीमर बोन एंड पेल्विक गर्डल लिख लेना। हिंग जॉइंट को है क्या है, नी जॉइंट बाबू, हिंग जॉइंट, नी वाला जॉइंट। देखो पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एक हड्डी दूसरे हड्डी पे घूम रही है, एटलस और एक्सिस, इसको हम बोलते हैं पाइवट जॉइंट, ठीक है, नोट कर लेना। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स यानी जो हमारे कार्पल्स हैं इनके बीच में कैसे जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग मतलब स्लाइड कर रहा है उस पे। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, तो मान लो कार्पल है यहाँ पे मेटाकार्पल, इनके बीच में जो थंब मान लो है ना, यहाँ पे जो जॉइंट होगी उसको बोलेंगे क्या हम, इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट, एकदम याद, अंगूठे वाला एकदम। आर सम एग्जांपल्स, एकदम अच्छे से ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपको साइनोवियल जॉइंट दिखाया गया है, देखो यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसीलिए मूवमेंट अच्छे से हो जाता है। चलिए अब इसकी कुछ बीमारियां हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला माइस्थेनिया ग्रेविस, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें सेल अपने ही सेल को अटैक कर देते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अटैक कर दे रहे हैं। इससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है, फैटिग हो सकता है, थकावट, वीकनिंग, कमजोरी, पैरालिसिस हो सकता है किसका, स्केलेटल मसल का, फैटिग, स्केलेटल मसल वीक हो सकते हैं, और पैरालिसिस हो सकता है, यानी कि स्केलेटल मसल काम करना बंद कर सकता है। दूसरी बीमारी जो होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से अगर मसल्स का आपका वेट, अगर मसल्स की मात्रा कम हो रही है, इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो एक तरह से ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सबसे पहले ये बता, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और ये क्या है, ये है जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है।
आता है टिटैनी, रैपिड स्पैज्म यानी कि खूब तेज से, अचानक से आपका अंगूठा ऐसे घूम जाता है, ऐसे इधर चिपक जाता है। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम, अगर कैल्शियम लो है बॉडी में तो बाबू कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, तो अचानक से आपको टास लगता है, पकड़ के आप खींचते हो, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं टिटैनी। किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, बस जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो गया, आर्थराइटिस बोल देना। ऑस्टियोपोरोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीए का फेवरेट, एज रिलेटेड डिसऑर्डर characteristic by decreased bone mass and increased chance of fracture, decreased level of estrogen is a common cause। कह रहा है कि एज, जैसे एज बढ़ती है 50-60 साल होती है, तैसे ही बोन आपके कमजोर होने लगते हैं, आपके बोन में जो कैल्शियम के मास जो सॉल्ट है ना वो झरने लगते हैं, खत्म हो जाते हैं, और एक हम अगर सीवियर केस के हैं तो उसमें पोर्स बनने लगते हैं, इतना मास कम हो जाता है, तो हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियो माने हड्डी, पोर माने छेद। और कह रहा है कि फीमेल्स में देखा गया है कि अगर जब पीरियड आना बंद हो जाए उनको 50 साल के बाद, तब उनका एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है और ये बीमारी हो जाती है। गाउट की बात करें, अगर लिखा है ना इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट तो आर्थराइटिस टिक करना, अगर लिखा है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड अगर इकट्ठा हो रहा है तो हम बोलते हैं गाउट। थैंक यू, ठीक है, सब बढ़िया, ऑल गुड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।